अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एचएन। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और आज जो है वो मंडे का दिन है। मंडे मोटिवेशन स्टोरी भी शामिल करेंगे कि आज की कहानी में क्या है और उससे कितनी मोटिवेशन मिलती है। लेकिन साथ साथ बड़ी मोटिवेशन आज सुबह ये मिली कि मौसम जब अच्छा था, खुशगवार था, तो आने का दिल हुआ ऑफिस के हाँ जी काम पर जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, जब मौसम अच्छा नहीं होता तो आपको हमने पहले भी कहा, कई दफ़ा मॉर्निंग शो में इस हवाले से बात भी हुई, सेगमेंट्स भी कि लोगों में भी बड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है। गर्मी की वजह से कुछ करने का दिल नहीं चाहता, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसले मसाइल लग रहे होते हैं। लेकिन जब मौसम अच्छा हो जाए तो ये सारे मसले मसाइल खुद ही ऐसा लगता है ख़त्म हो गए और आपकी जो थॉट्स हैं वो थोड़े सा चेंज हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। तो आज मौसम के हवाले से भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले जो आज की कहानी है ज़रा उस पर नज़र डाल लेते हैं कि वो क्या है और उसमें मंडे के लिए कौन सी मोटिवेशन छुपी है। तो आइए आज की कहानी देखते हैं कि उसमें क्या जो है ना वो सबक छुपा है। तो कुछ अर्से पहले की बात है कि एक छोटे से गांव था जहां पर एक बूढ़ी औरत रहती थी और ये औरत बहुत ही समझदार और दानिशमंद थी। उस गांव में अक्सर लोग अपने झगड़े सुलझाने के लिए उसके पास आते थे। एक दिन दो किसान आपस में लड़ पड़े कि उनके बीच की जो थोड़ी सी भी ज़मीन है वो किसकी है। दोनों ने अपने अपने दावे और वादे पेश किए। बूढ़ी औरत ने दोनों की बातें सुनी और थोड़ा सा सोच विचार के बाद कहा कि क्यों ना हम उस ज़मीन पर 1 साल के लिए कुछ पौधे जमा दें। जो भी ज़मीन का बेहतर ख्याल रखेगा ज़मीन उसकी होगी। दोनों किसानों ने इस बात पर इत्तेफाक किया और ज़मीन की देखभाल शुरू कर दी। 1 साल बाद ज़मीन पर खूबसूरत फूल पौधे और सब्जियां उगाई थीं। दोनों ने ज़मीन का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखा और उन दौरान दोनों किसानों की आपस में खूब दोस्ती हो गई और उनके दिल करीब आ गए। जब वो दोबारा उस औरत के पास गए तो उस औरत ने कहा कि अब जब कि तुम दोनों ने मिलकर इतनी खूबसूरती से ज़मीन की देखभाल की है तो क्यों ना इस ज़मीन को मिलकर ही इस्तेमाल कर लो। तो जब वो दोबारा उस औरत के पास गए तो उस औरत ने कहा कि अब तुम दोनों इसको मिलकर इस्तेमाल करना। और दोनों ने किसानों ने इस बात को कबूल किया कि वो ज़मीन उनकी मुश्तरका मिल्कियत बन गई। और इस कहानी से हमें क्या सबक मिला कि इख्तिलाफ़ात को भूलकर मिलजुल कर अगर काम किया जाए तो मसाइल हल हो जाते हैं, रिश्ते भी मजबूत हो जाते हैं और अल्लाह पाक भी इससे खुश होता है। और फिर वही वाली बात है कि मिलकर काम करने में बरकत है, हरकत में भी बरकत होती है, मिलकर एक दूसरे का साथ देने में भी बरकत होती है, इत्तेहाद में बरकत होती है। तो इख्तिलाफ़ात को भूल जाएं और मिलजुल कर एक दूसरे को देने की कोशिश करें। तो आज की छोटी सी कहानी थी लेकिन सबक यकीनन बहुत बड़ा था। हमारे साथ आजिज़ जमाली भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आजिज़ भाई, कैसे हैं आप? सलाम, बिल्कुल आप ठीक हैं। मौसम बड़ा अच्छा था आज, बहुत शानदार है ना? अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई, कहीं थोड़ी सी तेज बारिश हुई, लेकिन रास्ते में जो है ना वो मूड अच्छा हो गया था। मौसम खुशगवार है बहुत। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज के टेम्परेचर्स क्या होंगे, ज़रा पहले तो वो दिखाइए कि वेदर कंडीशन क्या होगी और फिर वेदर के हवाले से हम बात भी करेंगे। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ होंगे। ज़रा पहले वेदर फोरकास्ट चेक कर लेते हैं कि क्या है। तो आज तो जैसे आप सबको हमने बता ही दिया कि क्लाउडी वेदर है, सुबह से ही बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। दोपहर के औकात में देखते हैं कि आज दिन में भी ये कहा गया है कि सूरज जो है वो नहीं नज़र आएगा, क्लाउडी वेदर ही रहेगा। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो, बारिश भी अच्छी हो जाए ताकि जो आवाम के मूड्स हैं वो भी अच्छे रहें। और वाकई इस वक्त जो है ना ज़रूरत भी है कि बारिश हो शहर में। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा मौजूद है, इनसे हम बात कर सकते हैं शहर की। चलें ठीक है, अब से कुछ देर बाद बात करेंगे। लेकिन अगर हम वेदर फोरकास्ट की बात करें तो आजिज़ भाई, आज ये कहा गया है कि शहर में आज फोरकास्ट भी है कि जी बादल बरसेंगे और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शहर कायद में समंदरी हवाएं भी चलेंगी और जो इस वक्त करंट दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक और ख़बर ये भी है कि पीटीआई ने अर्बन फॉरेस्ट बनाने का काम जो है वो कराची में उसका आगाज़ कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध ने कराची से अर्बन फॉरेस्ट बनाने पर काम शुरू किया है। और 1 लाख के करीब पौधे लगाने का कुछ दिन पहले जो है वो ऐलान किया गया था और शजरकारी मुहिम की जो शुरुआत की गई थी तो उस हवाले से कहा गया है कि सबसे पहले सदर के हाइपर स्टार पार्क में 3000 पौधे लगाएंगे जहाँ पर अर्बन फॉरेस्ट बनाया जाएगा और इस काम का आगाज़ भी कर दिया गया है। हलीम आदिल शेख साहब की क़यादत में वहाँ पर 3000 पौधे लगाए गए और ये कहा गया है कि अर्बन फॉरेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कराची से, जिसका आगाज़ किया गया है और इसको मुख्तलिफ एरियाज़ में हम लेकर जाएंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डी रेगुलेट करने पर गौर किया जा रहा है। ओगरा के चेयरमैन से जो है वो मुलाकात की है पेट्रोलियम डीलर्स ने और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात के भी अपने ज़ाहिर किए और एहतजाज भी किया। पेट्रोल महंगा होने से हुकूमत पर अवामी दबाव आता है और हुकूमत चालाकी से इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को दे रही है ताकि हुकूमत का कोई नाम ना आए और हुकूमत के इस इक़दाम से यकीनन बहुत बड़ा और बुरा असर पड़ेगा। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स ऐसा कहते हैं।
इसके अलावा कराची के जिना अस्पताल में बुनियादी टेस्ट की सहूलत जो है वो बंद है। मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़रूरी जो किट्स हैं उसकी अदम दस्तयाबी की वजह से जिना अस्पताल में टेस्ट नहीं हो रहे। जिगर और गुर्दों के टेस्ट करवाने के लिए भी अस्पताल में इस वक्त सहूलियात नहीं हैं। अस्पताल में जो टेस्ट की सहूलत है वो आपको बाहर से जाके अवेल करना पड़ रही है, फ्री टेस्ट नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा ताजिरों ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के आगे घुटने टेक दिए। ताजिर जो है वो KMC मार्केट्स के इजाफे किराए भरने पर मजबूर हो गए और उन्होंने कहा कि हमारा जो एहतजाजी तहरीक थी वो रायगा गई और हमने इजाफी किराए भी भरे हैं और KMC को चाहिए कि मार्केटों में सफाई के जो इंतजाम हैं उनको बेहतर करें। इसके अलावा जो मिल्क रिटेलर्स हैं उन्होंने दूध की पैदावार में कमी का दावा किया है और दूध की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से जो ओपन मार्केट है उसमें कीमत 300 रुपये लीटर से ऊपर जा चुकी है और हीट स्ट्रोक के बाद जानवरों की अमवात पर भी सूरत हाल पैदा हुई और दूध की पैदावार जो है वो 40% तक कम हो गई है, तो रेट बढ़ाने की फिर एक दफ़ा बात हो रही है। इसके अलावा पासपोर्ट प्रिंटिंग जो है वो बहरान एक बार फिर शिद्दत अख्तियार कर गया है और पासपोर्ट प्रिंटिंग बहरान जो है वो इस तरह से है कि जो लैमिनेशन पेपर की कमी है उसके बाद जो स्याही का ज़ख़ीरा है वो भी ख़त्म हो गया है। तो ज़राए के मुताबिक ये कहा गया है कि जो लैमिनेशन पेपर की कमी है, स्याही नहीं है, जिसकी वजह से एक दफ़ा फिर पासपोर्ट प्रिंटिंग में मसले आ रहे हैं और पासपोर्ट की छपाई के लिए जो स्याही की एक खेप है वो 28 जुलाई को इस्लामाबाद पहुँचेगी, तो उससे पहले यकीनन डिले होगा जिनके पासपोर्ट्स मिलने हैं उसमें। इसके अलावा कराची में ट्रैफिक पुलिस ने प्रेशर हॉर्न और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ खुसूसी मुहिम जारी रखी है और प्रेशर हॉर्न जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन की एक वजह है और ये कहा गया है कि ये उतारे जाएंगे गाड़ियों से। इस हवाले से मुहिम जारी है। शहर की आलूदगी में एक बहुत बड़ा अंसर ये है कि गाड़ियों में हॉर्न का इस्तेमाल और जो हूटर्स लगाए जाते हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है शहर में, तो उसको भी हटाया जाएगा। इसके अलावा विमेन एशिया कप में सेमीफाइनल में पाकिस्तान वुमेन टीम को श्रीलंका वुमेन टीम के हाथों शिकस्त हो गई और श्रीलंकन वुमेन ने जो है पाकिस्तान वुमेन टीम को 3 विकेटों से हरा दिया है। तो हमने देखा कि ये वुमेन जो है एशिया कप भी जारी है। इसके अलावा आलमी मार्केट में तेल की जो कीमतें हैं वो गिर गई हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत 11 रुपये तक सस्ती होने का इम्कान है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों के बायस कमी आई है और पाकिस्तान में भी इसका रिलीफ मिलने का इम्कान है। कहा गया है कि 1 अगस्त से जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो 11 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ती हो सकती हैं। और वफाकी हुकूमत जैसे भी बात भी हमने की थोड़ी देर पहले भी कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की जिम्मेदारी उन्होंने छोड़ने का फ़ैसला किया है। तो आजिज़ भाई सबसे पहले यहीं से देख लेते हैं कि एक तरफ तो जी चल रहा है पेट्रोलियम जो अथॉरिटीज़ हैं वो कहते हैं कि हुकूमत अपने सर से ये बोझ उतार रही है और फीलिंग भी कुछ ऐसे ही है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं पेट्रोल की कीमतों में कभी भी मुतवक्के है, तो आप क्या सिनेरियो बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ओगरा एक इदारा है, ऑयल रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है और वो इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करता है। वही हर 15 रोज़ में ऑयल के रेट्स आगे पीछे करता है। अब अगर हुकूमत कह रही है कि हुकूमत का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, इट मीन्स के ओगरा का वो पावर ख़त्म हो जाएगा। यानी ओगरा तेल के कीमत को आगे पीछे नहीं कर सकता, फिर जो आलमी मार्केट का मयार होगा उसके मुताबिक। लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन ये है कि आखिर फिर तेल का प्राइस इसका फ़ैसला कौन करेगा? आया कोई ऐसी कमेटी बनाई जाएगी? आया पेट्रोलियम मालिकान और गवर्नमेंट पे मुश्तमिल कोई नया इदारा बनाया जाएगा? सही। या इसका कोई फ़ैसला कौन करेगा? ये अभी कन्फ्यूजन है, ये क्लियर होना चाहिए कि बहरहाल पुराने ज़माने में ये होता था कि हर 3 महीने में रेट और फिर आखिर में 1 महीने में चेंज होते थे। यहाँ तो 15-15 दिनों के बाद फिर अब जब ओगरा ने ये पॉलिसी बनाई कुछ चंद साल पहले, बल्कि 10-12 साल पहले, फिर हर 15 दिन में ये कीमतें चेंज होती हैं, जायज़ा लेते हैं और फिर ऑयल कंपनीज़ के मुतालबात को सामने रख के कीमत चेंज करते हैं। लेकिन अब क्या होगा ये इसमें वाज़े नहीं हो रहा, तो ये वाज़े करना पड़ेगा। लेकिन जो आपने पहली ख़बर पढ़ी उसमें ये वाज़े है कि रेगुलेटर्स जो हैं उन्होंने ये बात ज़रूर कही है कि हुकूमत अलहदा हो जाए। फिर आपने दूसरी ख़बर में कहा है कि हुकूमत खुद कह रही है कि हम इससे अलहदा हो रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है इसमें अब होगा ये कि ऑयल कंपनीज़ और गवर्नमेंट के नुमाइंदे और प्राइवेट सेक्टर के लोग बैठकर कोई ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरे मामलात को देखेगी। जब दुनिया में पेट्रोलियम की कीमत कम होगी तो पाकिस्तान में भी कम होनी चाहिए। जब दुनिया में बढ़ रही है तो अब तो देखें ना,
आज ये खबर है कि दुनिया में बहुत कम हो गई है। जी, तो और यहाँ पर भी तजवीज़ यही है कि 11 रुपए फी लीटर 10 से कहा जा रहा है 5 से 10 रुपए इस दरमियान में कहीं पेट्रोलियम प्राइसेस कम होंगी, तो होनी चाहिए लाजमी। कल परसों 1 अक्टूबर है, तो 1 अगस्त है, तो 1 अगस्त से ये रेट्स कम हो जाएंगे मेरा ख्याल है। बिल्कुल ऐसे ही। जावेद भाई आपकी क्या राय है? वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। तो जावेद भाई आपकी क्या राय है इस पर कि हुकूमत ये कि रेगुलेटरी अथॉरिटी और अपने ऊपर से इख्तियारात हटा दे और अब वो तीसरी एंटिटी जैसे भी आजिज़ भाई ने कहा कि कौन होगी, कौन इख्तियारात लेगा, और दूसरी बात ये पेट्रोल आलमी मार्केट में सस्ता हो रहा है, यहाँ पर कहा कि कीमतों में कमी का इम्कान है, कैसे देख रहे हैं? सस्ता होने की जो समझ है ना, हमारी हुकूमतों को, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत देर से समझ में आती है। समझ आ जाती है, हमें समझाना नहीं चाहते या सुनते देर से। जैसे वो उनको कहा जाता है, वो कहते हैं अच्छा हमें पता नहीं चला, अभी देखते हैं। यानी वो जब कीमत बढ़ानी होती है तो फ़ौरन बढ़ाते हैं, लेकिन जब सस्ता हो जाती है आलमी मार्केटों में तेल की कीमत, तो इतना वो सीरियस लेते नहीं, आहिस्ता से कुछ करते हैं, बहुत ही कम करते हैं, उतना फॉलो नहीं करते। हाँ, जब बढ़ती है तो ज़रूर पूरी कौम को बताते हैं, चीख चीख के बताते हैं बढ़ गई तो इसलिए बढ़ा रहे हैं, वहाँ बढ़ गई है, आलमी मार्केट में बढ़ गई है। तो ये हमेशा होता है। लेकिन आप किसी भी नाम से महंगाई में इजाफा करें, वो नए इदारे बना के या पुराने इदारे के ज़रिए करें, पैसे की तो आवाम, ये हमें आवाम को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कौन इजाफा कर रहा है, लेकिन इजाफा भुगत आवाम रही है, महंगाई भुगत आवाम। बस ये होगा कि हुकूमत का नाम नहीं आएगा तो शायद इमेज ये जाए कि जी हुकूमत नहीं कर रही है, फलानी अथॉरिटी कर रही है। जो भी होगा हुकूमती इदारा ही होगा ना, भले वो अलिफ होगा, बे होगा, ए होगा, बी होगा। लॉलीपॉप देने की बात है, ये ऐसी टाइम ज़ाया करने वाली बात है। अपना शायद अपने काम को जस्टिफाई करते हैं बिला वजह टाइम ज़ाया करके। भाई आप काम जैसे कर रहे हो, हमने तो भुगतना है, परेशान तो आवाम ने होना है। महंगाई किसी भी नाम से करें आप, भले वो ए कंपनी थी, बी कंपनी थी, एक्स थी, वाई जेड जो भी थी, महंगाई होनी है, बहाने से होनी है। अभी दूध की जो कीमतें हैं उसके हवाले से भी कह रहे हैं कि कई जानवर मर रहे हैं, 300 रुपए फी लीटर की तजवीज़ दे रहे हैं वो तो। अब देखें 220 कहीं 220 वैसे रेट है, कहीं 230 रुपए पे भी लीटर चल रहा है। अब ये 300 रुपए पे जाना चाह रहे हैं। देखिए ये प्रेशर टैक्स हैं, इनको पता है कि 300 नहीं होगा, लेकिन 300 की बात करेंगे तो 250 तक तो पहुँचा देंगे। अब मतलब अगर 250 तक पहुँचाने का मतलब है 1 लीटर पे 20 या 30 रुपए का इजाफा एट ए टाइम आप कर रहे हैं। ऐसा ही तो ये होना नहीं चाहिए मेरा ख्याल है। यानी अगर दूध की शार्टेज है, किल्लत है, आप बता रही हैं जैसे किल्लत है, तो क्या उसका गुस्सा आवाम से निकालेंगे? किल्लत है, अब प्रोडक्शन अगर कम हो रही है तो क्या आवाम से उसका गुस्सा निकालेंगे? आवाम को कहेंगे कि आप 30 रुपये हमें फ़ी किलो पे ज़्यादा दें, फ़ी लीटर पे ज़्यादा दें? तो ये जुल्म है मेरा ख्याल है। वैसे ही दूध की कीमत बहुत ज़्यादा है, और आपने देखा कि अचानक अभी 1-1.5 महीना पहले अचानक 200 से 220 तक पहुंच गया। जी ऐसा ही है, पता ही नहीं चला। जब उन्होंने 220 पे दूध बेचना शुरू किया, उसके बाद कमिश्नर कराची का नोटिफिकेशन आया। ये भी अजीब सूरत हाल है कि कमिश्नर साहब पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। अच्छा, जब ये नोटिफिकेशन भेजने के बाद भी आजिज़ भाई जो नोटिफिकेशन आता है उस पर कौन से अमल दरामद करवा पाते हैं? जब इस पे बहुत तनकीद हुई इस अमल पे कि कैसे दूध की कीमत बढ़ी, इवन मैंने असम्बली में वज़ीर आला सिंध को भी सुना, सैयद मुराद अली शाह ने भी ये बात कही कि ये कमिश्नर से मैं पूछूंगा इसके बारे में। अच्छा, उसके बाद फिर कमिश्नर कराची की जानिब से फ़ील हमने 220 रुपये नहीं किया। अच्छा, ऐसे लग रहा था कि शायद रिवर्स होगा रेट, लेकिन बस एक बार अगर कीमत बढ़ती है वो कभी रिवर्स नहीं होती कि वो 220-230 हो गया, अब हो गया, भुगतें। तो अब फिर मुतालबा शुरू हो गया कि 300 करें जी। तो ये मेरा ख्याल है कि, और दूसरा कि गैर साइंटिफिक किस्म का अप्रोच है कि भाई कीमत कम होना या कीमत बढ़ाने का दुनिया भर में एक अप्रोच होता है कि अच्छा जब महंगाई बढ़ती है तो आप कहते हैं कीमत बढ़ाओ, तो फिर भाई जो वेजेस हैं उसमें भी तो उसी रेट से इजाफा करें ना। हाँ। अगर आप एक चीज़ की कीमत बढ़ा रहे हैं तो लोगों की तनख्वाहें, लोगों को जो उजरत मिलती है, उस हुकूमत ने अब 40,000 पे कम से कम अगर, या 37,000 पे कम से कम उजरत मुकर्रर की है, तो फिर आप ये फ़ैसला करें कि इन कीमतों को उस 37,000 के साथ मैच भी तो करें ना, कि उस 37,000 में जो एक आम मुलाजिम पेशा फैक्ट्री में काम करने वाला मुलाजिम है, उस 37,000 नहीं मिलते, वो एक अलग बहस है। 37,000 भी नहीं मिलते, गवर्नमेंट के उस फैसले पर भी अमल नहीं होता, 30,000 पे मिलते हैं, कहीं 25,000 भी मिल रहे होते हैं।
तो वो घर का किराया, घर का राशन, बच्चों की स्कूल फीस और ये बढ़ते हुए जो रेट्स हैं उनको मेंटेन कैसे करेगा एक शख्स जो 30-35 हज़ार रुपये में गुजारा करता है। तो ये भी फिर देखना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये गलत अप्रोच है और गलत मुतालबा है दूध फरोशों का। सही जावेद भाई, लेकिन बात वही कि कमिश्नर कराची साहब की तरफ से आ भी जाए अगर अहकामात तो उस पर अमल दरामद नहीं होता, चीज़ें महंगी मिल रही होती हैं। फ़रोख्ती सब्जियों के रेट हम रोज़ाना दिखाते हैं ना, तो आप देखें उसमें कितना डिफरेंस है, गवर्नमेंट के रेट सारे होते हैं। मैं यहाँ पे ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद उसके हवाले से भी बात करेंगे। आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जाने से पहले हम बात कर रहे थे दूध की कीमतों के हवाले से। तो जैसे मैंने कहा कि कमिश्नर कराची साहब की तरफ से बहुत सारी रेट लिस्टें आ जाती हैं जिनमें चिकन प्राइसेस भी होते हैं, अंडे की कीमतें भी होती हैं, मीट की प्राइसेस भी होती हैं, सब्जियों के रेट्स भी हमारे पास होते हैं। ज़रा पहले वो दिखाइए कि क्या उस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता। तो आइए पहले ज़रा सब्जियों के रेट्स पर नज़र डाल लेते हैं। कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए टमाटर की, तो टमाटर की कीमत में जो है वो 40 रुपये का इजाफा हुआ है। तो टमाटर की कीमत में जो है 40 रुपये बढ़े हैं, जिसके बाद टमाटर जो है वो 240 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से आलू की कीमत में जो है वो 30 रुपये की कमी हुई है, जिसके बाद आलू जो है वो 90 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। इसी तरीके से प्याज की बात की जाए तो प्याज की कीमत में जो है 10 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद प्याज 130 रुपये फ़ी किलो पर यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। जबकि बंद गोभी 200 और फूल गोभी 200 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। लहसुन अदरक 600 रुपये फ़ी किलो पर यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि नींबू 400 रुपये। और इसी के साथ बात की जाए जो है वो शिमला मिर्च जो है वो 300 शिमला मिर्च 320 रुपये और जो है वो पुदीना और हरी धनिया की जो गड्डी है वो 30-30 रुपये की यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि सब्जियों की कीमतों में तो इजाफा दिन ब दिन होता जा रहा है, लेकिन फलों की कीमत को भी जो है पड़ लग गए। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि जो है सब्जियों की कीमतें कम करने के साथ साथ फलों की कीमतों भी वाज़ेह तौर पर कमी करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, रेट्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है और हम ये देखते भी हैं कि रेट्स जो तयन किए जाते हैं वो उसमें नहीं। सब्ज़ी जावेद भाई आप भी ख़रीदते होंगे, तो जो रेट्स हम चलाते हैं उसमें आपको कभी मिलती है सब्ज़ी? मुझे खुद नहीं मिलती सब्ज़ी। तो शायद काफ़ी दिनों की मैंने नहीं खरीदी, लेकिन मैंने लस्सी का अक्सर पी रहा था। कल रात को ही पी थी मैंने लस्सी। तो वो अभी आपने जैसे बताया आजिज़ भाई ने 30 रुपये मज़ीद इजाफा करना चाह रहे हैं, 220 से 250 तक ले जाना चाह रहे हैं, 300 डिमांड कर रहे हैं ताकि 250 रुपये रुक जाएंगे वो। लेकिन वो लस्सी तो 140 की पहले होगी, पहले में 1 महीने पहले 2 महीने पहले थी 130 की, तो 140 की हो गई। तो अब जब और बढ़ेगी, आपने क्यों दे रहे हो? वजह पूछने की ज़रूरत ही नहीं, वो यही बताएगा महंगा हो गया, तो अब पूछने की ज़रूरत ही नहीं। आपको सब्जी क्यों नहीं खा रहे? आप क्या खाते हैं रोज? क्या नहीं, रोज चिकन और गोश्त खाते हैं आप? नहीं, सब्जी में बड़े शौक से खाता हूँ, लेकिन हमारे घर की ख़वातीन जो है सब्ज़ी पकाने में मुझे लगता है बहुत मुश्किल होती है उन्हें, तो वो कहती हैं गोश्त पकाना आसान है, तो इसलिए सब्ज़ी में काटना पड़ता है, छीलना पड़ता है। जो ये बता रहे हैं ना, तो ये कीमतें भी जो आप किसी बड़ी शॉप पे जाके अगर मालूम कर रहे हैं और फिर आप नहीं चले कल भाई इलाका वाइज भी बड़ा फर्क है ना फ्रूट और सब्जी की कीमतों में। कल मैं मलीर में बेगम के साथ सब्जी खरीदने गया तो कल भी टमाटर 200 रुपये किलो थे, 200 रुपये से ज़्यादा था बल्कि। तो ये मार्केट में आम तौर पे कमिश्नर कराची के रेट में 150 रुपये है, 150 और मार्केट में वो बेग कितने रहा है? 200 भी चलाए। अच्छा, ये असल में मुझे ऐसा लगता है कमिश्नर साहब जो ना, या उनके असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, मजिस्ट्रेट वगैरह जिनका काम है कीमतें कंट्रोल करना, उनको टास्क ये मिला हुआ है, जिम्मेदारी है उनकी, लेकिन वो करते नहीं। उनका काम वो कुछ और बड़े काम करते हैं, इसमें ज़्यादा फायदा उनको होता है। ये अपना काम ही नहीं करते। मुझे चाहिए इनको अपने काम से इस्तीफा दें, बताएं हम नहीं कर सकते। अच्छा, आप मिलने जाएंगे ना कमिश्नर कराची से ऑफिस में, पहले तो उनसे मिलना ही इतना मुश्किल काम हो जाता है। आप देखेंगे वो अवेलेबल भी नहीं होते हैं। क्या आप उनसे बैठ के आप जो है ना आवाम सवाल कर सके, या आप आवाम के मीडिया नुमाइंदगान को भी वो नहीं मिल रहे होते हैं कि हाँ भाई हो क्या रहा है? एक तरीका है ना, वो ये समझ रहे हैं कि सिर्फ रेट लिस्ट बना के बड़ी जिम्मा हो गए। यानी वो आपने देखा होगा कि रोडों पे, सड़कों पे, शाहराहों पे लिखा हुआ है कैमरे की आंख आपको देख रही है। हाँ, बस कैमरा है नहीं, आंख कैमरा है या नहीं है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि कैमरा लगा के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी से बरी उल जिम्मा हो गए। भाई कैमरे की आंख देखे या ना देखे, उसके बावजूद सिक्योरिटी तो करनी है ना आप लोगों को। वो कैमरा ही चोरी करके ले जाते हैं। यहाँ भी वही कैमरे की आंख देख रही है, लिस्ट बना के रेट डाल दिया, बस बाकी सारी कुछ नहीं करना है। सही कह रहे हैं आजिज़ भाई। अच्छा चले जी, मौसम की सूरत हाल के वाले से बात कर लेते हैं। आयमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो आयमा, इस वक्त बताइए, शहर में मौसम यकीनन बहुत खूबसूरत है, सुहाना है और बूंदाबांदी भी हो रही थी सुबह, अब क्या सूरत हाल है?
जी रमशा, देखिए कराची का मौसम जो है ना वो पल पल अंगड़ाई ले रहा है। सुबह जो है वो हमने देखा कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी हुई, जबकि कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हमने ये भी देखा कि हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। लेकिन अगर इस वक्त बात करें मौसम की, तो इस वक्त जो है वो शहर में शदीद हब्स की कैफियत है, जिसके बायस जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा फील हो रहा है। इसके अलावा जो है वो गर्मी भी बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। ताहम जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया गया था कि आज दिन भर जो है वो मौसम गर्म मरतूब रहेगा। शाम से जो है वो मौसम करवट बदलेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि बादल आते हैं और फिर कुछ इलाकों में बरसते हैं, उसी तरह की सिचुएशन आज भी रहेगी। शाम और रात में जो है वो मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस दफ़ा जो बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से, वो 30 से 50 मिलीमीटर के हवाले से बारिश का बताया जा रहा है, जबकि NDMA ने जो है वो अपनी अलर्ट भी जारी की और ये बताया है कि कराची में जो है वो अर्बन फ्लडिंग का भी इस दफ़ा खदशा है। ताहम इस वक्त अगर बात करें मौसम के हवाले से, तो शहर में मौसम इस वक्त गर्म है और मरतूब भी है। ज़्यादा नमी ज़्यादा होने की वजह से जो दर्जा हरारत को महसूस करने की शिद्दत है वो भी इस वक्त जो है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। जबकि अब कराची वाले जो है वो सुबह होने वाली बारिश के साथ इस वक्त भी जो है वो आसमान पर नज़र डालें, बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है वो ये बादल बरसेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही, जब तक बादल खुलकर नहीं बरसेंगे कराची का मौसम बेहतर जो थोड़ा कंसिस्टेंट वेदर हो जाता है वो नहीं होगा। गैर यकीनी किसी भी सूरत हाल है कराची के मौसम की भी। जैसे हम पेट्रोल प्राइसेस, दूध के प्राइसेस की बात करें, इस वक्त मौसम भी वैसे ही हुआ हुआ है। आयमा खान, आपने हमें अपडेट किया, आपका अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, आयमा कह रही हैं। और आयमा बड़ी अच्छे से रिपोर्टिंग करती हैं मौसम की और बहुत मज़े लेके करती हैं और अच्छा लगता है उनको सुनने में कि बताती हैं ज़बरदस्त। लेकिन कुछ लोग जो है ना मीडिया से बड़े नाराज़ हैं इन दिनों के, यार मौसम की बार बार बोलते हैं बारिश होने वाली। काफ़ी दिनों से 3-4-6 दिनों से पहले से सरफराज साहब का हर चैनल पे चल रहा है वो सरदार सरफराज साहब का कि बारिश हो जाएगी 29 को होगी। आज कल लोगों ने बोला, आज सुबह भी लोग कह रहे हैं भाई कहाँ है बारिश। मीडिया वालों ने तंग कर दिया, ये बोल के बहुत झूठ बोलते हैं मीडिया वाले। हाँ, आप जब कहीं बाहर निकले तो यही कहते हैं मीडिया वालों ने बस शोर मचाया, बारिश होती नहीं है। आए दिन कहते हैं, खासकर महकमा मौसमियात कुछ लोग बहुत लान तान करते हैं इस हवाले से कि क्या अर्बन फ्लड की बात बहुत है। ज़्यादा है ना। अच्छा, अर्बन फ्लडिंग होगी आजिज़ भाई, इसमें सवाल ये है कि हमने लास्ट टाइम देखा कि गड्डाब के जो पीछे काठौर वगैरह के इलाके जहाँ पर अर्बन फ्लडिंग की वजह से पानी आया था तो बड़ा बुरा हाल हो गया था। तो इस दफ़ा अगर इस तरह का कोई सिनेरियो होता है तो क्या प्रिपरेशंस हैं, इदारे किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, क्या हम तैयार हैं, कराची अफोर्ड कर सकता है, बारिश होगी, कराची वालों को इंतज़ार तो बहुत है। देखिए, हमें एक चीज़ समझनी चाहिए, सैलाब जो है अर्बन हो या रूरल हो, हाँ जी, वो नेचुरल है। एक बात ये समझनी चाहिए। हाँ, बारिश होगी तो सैलाब होगा, यानी। लेकिन अब तो फ़िलहाल तो हमारे यहाँ कराची में बारिश ही नहीं हो रही। मेरा ख्याल अर्बन फ्लड की बात हम तब करें जब कम से कम 40-50 मिलीमीटर बारिश पड़ जाए, फिर ये खौफ रहता है। 6 इंच 8 इंच शहरों पर पानी हो, फिर इसकी हम बात कर सकते हैं। लेकिन अब तो जैसे ये बता रही हैं कि हब्स का मौसम है, और ये हब्स भी नेचुरल है क्योंकि सावन का जो मौसम है, सावन में बारिश होगी, बारिश के दौरान बारिश ख़त्म होगी, हब्स होगा, फिर बारिश होगी, हब्स होगा। हाँ। ये कोई 1-1.5 महीने का मौसम इस तरह चलता है ये पूरी दुनिया में। जहाँ भी मानसून होगा वहाँ पे हब्स भी होगा, और फिर जब बारिश होगी फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो ज़ाहिर है कि हब्स होता है जब हवा बंद होती है, फिर बादल बरसते हैं। अर्बन फ्लडिंग के लिए हम अच्छा, तैयार मैं हैं? बात करूँ अर्बन फ्लडिंग की, तो अर्बन फ्लडिंग के लिए जैसे आपने सवाल किया इंतज़ामात की, नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए हुकूमतें इंतज़ामात करती हैं रोकने के लिए, लेकिन वो कितनी भी इंतज़ामात करें, कितनी हद तक भी करें, लेकिन नेचुरल डिज़ास्टर बहरहाल पूरी दुनिया में एक ऐसा अमल है जिसको रोकना किसी के बस की बात नहीं है। गडाब की बात की, गडाब में कुछ कुदरती डैम बने हुए हैं, नेचुरल डैम्स हैं। ये उनमें जब पानी भरता है तो फिर वो ओवरफ्लो होते हैं। ये पहाड़ी नदियाँ हैं, चूँकि सिर्फ कराची नहीं, पूरे बलूचिस्तान की पहाड़ी नदियों का, इवन दादू से पानी सफ़र करके इन पहाड़ी नदियों तक यहाँ तक पहुँचता है। तो जब ये पहाड़ी नदियाँ होती हैं या जो डैम के हैं आप, वो जब ओवरफ्लो होते हैं तो फिर ये पानी शहरों बस बात ये है आजिज़ भाई कि हमारे यहाँ बारिश हो जाती है ना, हम उसी को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये फ्लडिंग का खदशा है तो हमें उसके लिए हमारे इदारों को तैयार होने की ज़रूरत है। और
सफाई करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक भी नालों की सफाई पर उस तरह से काम नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए, और उनकी सफाई नहीं हुई है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, खबर शामिल करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि जो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं उसके खिलाफ भी मुहिम जारी है। शहर भर में ट्रैफिक पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है। और दूसरी बात ये कि जिन्होंने हूटर्स लगाए हुए हैं, हॉर्न्स लगाए गए हैं, तो नॉइज़ पोल्यूशन का सबब भी है और इरिटेटिंग सी सिचुएशन हो जाती है शहर में, और ट्रैफिक का निज़ाम भी जो है वो मुतासर होता है। हादसा का भी सबक बनता है। एकदम से हूटर आए, एकदम से जो सामने वाला ड्राइवर है कभी कभी डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप इन चीज़ों को? ट्रैफिक प्लान भी आ गया है। जावेद भाई, स्टार्टिंग विद यू। ये अच्छी चीज़ है कि करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग सड़क पे नज़र आते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है कि इमरजेंसी हॉर्न या सायरन वो अपनी गाड़ी में लगाकर इस्तेमाल करते हैं। हाँ। बाइक हो, कार हो, और गैर ज़रूरी तौर पे कभी एम्बुलेंस वाले भी कर रहे होते हैं। मैंने ये तक देखा कि एक एम्बुलेंस की सर्विस का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो सदके के बकरे ले जा रहे हैं, उस पर भी उन्होंने माइक पे वो ऐलान कर रहा, हटो सामने से हटो, रिक्शे वाले हट जाओ, बस वाले हट जाओ, बाइक वाले हटो। अरे भाई, तुम सदके का बकरा लेके जा रहे हो अपनी गाड़ी में यार, क्यों तुम ऐलान कर रहे हो? किस बात का तुम्हें मसला है? क्या किस बात की जल्दी? यानी ये गैर ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल चीज़ों का जो सिर्फ हंगामी सूरत में इस्तेमाल होना चाहिए। तो बहुत सारे बाइक वाले कर रहे होते हैं, कोई कार वाले अपनी गाड़ी पर लगा लेंगे ब्लू हॉर्न, वो नीली बत्तियाँ वाला, और कोई अपनी गाड़ी में तो नंबर प्लेट तो आम सी बात है खैर जी। और बहुत सारी गाड़ियों पे काले शीशे भी हैं। तो अगर ये सही से काम करें, देखिए कानून पे अमल दरामद सही हो ना, तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएं। लेकिन हम लोग खुद ही जो हमारे जिन्होंने कानून पे अमल दरामद कराना है, नाफिज करना है, वही उनकी ढील है या उनकी रजामंदी है, तो इस वजह की चीज़ें ख़राब हो रही हैं। वो अगर टाइट कर लें, सबको सख्ती करें, सही से अमल दरामद हो, तो लोगों की हिम्मत नहीं हो इतनी। बाहर मुल्कों में यही होता है ना, कानून पर अमल दरामद बेहतर तरीके से किया जाता है। कोई छोटा बड़ा नहीं देखा, तो कोई अमीर गरीब नहीं देखा जाता। यहाँ तो आप जिस काली शीशे वाली गाड़ी और फैंसी नंबर प्लेट्स की बात कर रहे हैं, तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर हैं। उनको तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो हाथ देते हुए भी 100 दफ़ा सोचते हैं कि इसको रोकना भी है कि नहीं सोचते। एक मतलब खबर आई आज से कोई 30 साल पहले की बताऊँ आपको, लेडी डियाना जिंदा थी इस वक्त, उन्होंने अपनी गाड़ी में के ऊपर कार पे नीली बत्ती लगा ली और वो कहीं सफ़र कर रही थी, तो उनका चालान हुआ वहाँ इंग्लैंड में कि आपने क्यों लगाया, ये आपके लिए नहीं, आप इस्तेमाल नहीं कर सकती इसके। नहीं, इतना वो एक शाही ख़ानदान की बहू थी, हालांकि वो उसके बावजूद उनके साथ ये हुआ। तो हमारे यहाँ इस लेवल पे है कानून? ये नहीं कानून। दूसरी बात ये कि आजिज़ भाई, अभी आपने कैमरे की आंख देख रही वाली बात आप लोगों ने की ना, अभी तो उस वक्त थोड़े दिन आ गया था कि फैंसी नंबर प्लेट्स या जिन बाइक्स के ऊपर नंबर प्लेट्स नहीं होंगी उनको कैमरे के थ्रू जो है वो रोका जाएगा, चेक किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होंगी। कहाँ है ये कैमरे की आंख? देखिए, ये कानून तो मौजूद है, कोई पहली बार नहीं हो रहा। कानून मौजूद है कि आप हूटर नहीं लगा सकते गाड़ी में, प्रेशर हार्न नहीं बजा सकते गाड़ी में, फैंसी नंबर प्लेट नहीं लगा सकते, ब्लैक शीशे नहीं लगा सकते। ये ट्रैफिक रूल्स में मौजूद है, सिवाय होम डिपार्टमेंट के परमिशन के। और हमने कुछ अर्सा कबल वज़ीर दाखिला से इस पर बात की थी। एक सवाल पूछा था किसी ने कि ये क्यों हो रहा है। उसने कहा कि कोई टोटल 30 या 35 ऐसी गाड़ियां हैं जिनको इस तरह की परमिशन है। यानी कराची के शहर में जहाँ लाखों की तादाद में गाड़ियां हैं, वज़ीर दाखिला के बकौल के टोटल महकमा दाखिला ने 30-35 गाड़ियों को परमिशन दी हुई है, उसके अलावा कोई। लेकिन आप हर चौथी गाड़ी में ब्लैक शीशे देखेंगे, 1000 गाड़ियाँ होंगी, आप हर चौथी गाड़ी में ब्लैक शीशा आपको मिलेगा। आपको हर 10वें गाड़ी में हूटर लगा हुआ मिलेगा, हर 10वें बस में आपको प्रेशर हार्न मिलेगा, हर 10वें गाड़ी में आपको फैंसी नंबर प्लेट मिलेगा। तो ये तो तादाद हज़ारों में लाखों में बनती है। ये कौन फिर इस पे अमल करेगा? और ये भी मैं बताऊं, ये कोई ट्रैफिक पुलिस को एक हर तीसरे महीने, हर चौथे महीने ये एक टास्क दिया जाता है, एक टारगेट दिया जाता है कि जी 10,000 गाड़ियों को चालान करना है। फिर उसमें 10,000 में जी 2,000 आपने हूटर्स लगाने पे चालान करने हैं, 2,000 आपको प्रेशर हार्न पे चालान करने हैं। अच्छा, जिस गाड़ी को रोकते हैं प्रेशर हार्न, उसको पता ही नहीं क्यों रोका, बस उसको चालान करके वो दे देते हैं। तो इनको एक टारगेट्स होते हैं कि चालान के नंबर पूरे करने हैं। इतना टारगेट होता है हर सार्जेंट को कि पैसे कमाने हैं चालान से। सही। ये सारा उसका एक खेल है। वरना
तो बरसों से आप भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं कि वो ब्लैक शीशे भी मौजूद हैं, फैंसी नंबर प्लेट्स भी मौजूद हैं, प्रेशर हार्न भी मौजूद हैं, ऊटर वाली गाड़ियाँ जो नीली बत्ती ये कह रहे हैं वो सब गाड़ियाँ मौजूद हैं। कोई इन पे आपने ठीक कहा, ये तो सारे वीआईपीज़ के अभी उन गाड़ियों को तो हाथ देते हुए भी इनकी जान निकल रही होती है। 3 दिन पहले डिफेंस में इतना बड़ा वाकया हुआ है कि 5 अफराद गाड़ियां तेज़ चलाने, गाड़ियां एक दूसरे से टकराने के बाद बंदूकें निकाली, एक दूसरे को मार दिया। और ये भी तो हम रोज़ाना पढ़ते हैं ना कि असलहे की नुमाइश पर पाबंदी है, दफ़ा 144 नाफिज है, कोई असला नहीं लहरा सकता। यहाँ तो डिफेंस जैसे ख़याबान निशात जैसे इलाके में 3 गाड़ियों में सवार लोगों ने असला निकाला, एक दूसरे को मार दिया। कहाँ है कानून? कानून पे कोई अमल नहीं हो रहा, कोई रिट नहीं है। वही जैसे आजिज़ भाई ने बताया ना कि हर दूसरी गाड़ी पे, तीसरी चौथी गाड़ी पे नीली बत्ती लगा, तो यूसी चेयरमैन तक अपनी गाड़ी पे नीली बत्ती लगाए घूम रहे हैं। और बहुत सारे जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं वो अपने एसपी लेवल के लोगों तक को रास्ता दे रहे होते हैं, यानी उनके लिए ट्रैफिक रुकवा देते हैं एसपी लेवल तक के लिए। यानी ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया ना यार, आप एसपी लेवल तक के लिए रास्ता बंद कर देते हो। कोई वो गुजरेंगे, साहब गुजरने वाले हैं, क्योंकि इनके वो अफसर हैं, तो हर ट्रैफिक पुलिस वाला चाहता है कि अपने अफसर को रास्ता दे दे, पुलिस सिग्नल बंद करा दे। ये कई बार मैंने देखा है कि सरकारी एहलकारों के लिए अफसरान हैं, उनके लिए तक, हालांकि हम पहले से भी ये देखते थे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम या गवर्नर के लेवल तक के लिए होता है कि ट्रैफिक रुकवाना है, सिग्नल सारे बंद कर दो और सिर्फ उनको रास्ता क्लियर मिले कि शाही सवारी में कोई रुकावट ना बने। ये बात समझिए। लेकिन अब तो यहाँ एसपी लेवल तक चीज़ें हो गई, यानी मिनिस्टर को भी रास्ता चाहिए खुला हुआ और एडवाइज़र को भी खुला रास्ता चाहिए। अब यूसी लेवल तक आ गया, यूसी चेयरमैन को भी खुला हुआ रास्ता चाहिए, यानी उसके लिए कोई सिग्नल ना हो, बस उसकी फ्री मूवमेंट हो उसकी। सही बात है। फिर इस तरह से तो जो है ना, फिर जब वही वाली बात है कि आप ये शहर में फिर वही सब होता है जो आजिज़ भाई बता रहे हैं कि हमारे यहाँ फिर कोई रेट तो है नहीं, कोई पूछने वाला तो है नहीं, बस अपने मफाद के लिए सब लोग अपने कैसे खुलेआम लोगों ने एक दूसरे से लड़ाई की है। ये अभी 4 दिन पहले जो बताया ख़याबान निशात में, तो लेकिन ये मुस्तकिल ढील की वजह है। जितना असला पोश इलाकों में खुलेआम लोग डबल केबिन गाड़ियों में लेके घूमते हैं, कोई नहीं रोकता उनको, कोई नहीं पूछता उनसे। इसी किस्म का एक वाक़या आज सुबह रिपोर्ट हुआ है कि डिफेंस में ही एक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसर को एक गाड़ी ने कुचल दिया है, और वो गाड़ी भी बलूचिस्तान के किसी सरकारी अफसर की गाड़ी थी जो किसी बासर शख्स के बेटे को दी हुई थी। वो बेटा साहब जो हैं वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ गाड़ी तेज़ चला रहा था और उसके साथ ये हादसा हुआ। तो मतलब तो ये ट्रैफिक वाले ये दिखावे के जो काम होते हैं, हुक्टर्स और ब्लैक शीशे, ये जो ट्रैफिक के कवानीन, तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं जो लोगों को कुचल देती हैं, इन पे कौन अमल कराएगा? अच्छा, 1 सिग्नल, 2 सिग्नल, 3 सिग्नल, उस गाड़ी को कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई पकड़ नहीं सकता, वो भाग के फ़रार हो जाता है। अब 2 दिन गुजरने के बाद अब उस गाड़ी की तलाश है, इस वक्त उसको तलाश की जा रही है। वो तो फ़रार हो गया, बंदे को कुचल कर एक बंदे की जान लेकर वो गायब हो गया। अब कहाँ ढूंढेंगे आप उसको? बलूचिस्तान चला गया होगा, मिलेगा नहीं आपको वो। ऐसी ही वाक़या तो खुलेआम वीडियो जब बनी थी महमूद अचकज़ई भाई बलूचिस्तान में पेश आया था कोयटा में, कि खुलेआम वीडियो बनी कि उन्होंने मारा ट्रैफिक पुलिस वाले को, वो बेचारा मर गया, कुछ दिनों में जेल में रहे, जमानत पे छूट गए, कुछ भी नहीं हुआ उस बंदे को, यानी जो ट्रैफिक वीडियो में रिकॉर्ड हुआ। तो यहाँ तो अदालत में बताया गया कोई सबूत नहीं है, सरेआम सीसीटीवी सब देख रहे हैं, गाड़ी को आके मारता है, वो बंदा मर जाता है, कह रहे हैं कोई सबूत ही नहीं है। ताकतवर के लिए अलग कानून एक इदारे की रेट का मसला नहीं है ना, फिर तो ये ओवरऑल सिस्टम ऐसा है, हमारा निज़ाम है, अदालती निज़ाम भी शामिल है, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज भी शामिल हैं, आपकी जो है हुकूमत भी शामिल है, और बतौर शहरी हम खुद भी शामिल है। वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, आज सबसे पहले जो माल का हाल है और करेंसी रेट्स हैं उस पर नज़र डालते हैं कि क्या है। दिखाइए। जो करेंसी रेट्स हैं हमारे पास वो भी हम देखेंगे कि आज क्या है और कितना फ़र्क आया। अच्छा जावेद भाई, ख़बर ये भी है कि जो हम एक तो ये कि वुमेन एशिया कप में जो पाकिस्तानी वुमेन टीम है श्रीलंका के हाथ उसको शिकस्त हुई, तो कैसी परफॉर्मेंस रही ओवरऑल हमारी गर्ल्स? अच्छा मैच था, शुरू में पाकिस्तान टीम जीत रही थी आधे जब इनिंग हुई थी श्रीलंका की, लेकिन आखिरी ओवरों में श्रीलंकन चमारा अथापतु एक खिलाड़ी उनकी जिन्होंने सेंचुरी मारी इस टूर्नामेंट में, बहुत ज़बरदस्त खेली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और
उन्होंने श्रीलंका को जितवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी बॉलर्स जो है ना अपनी जो सलाहियतें थी उसका पूरा इजहार नहीं कर सकी, खासकर आखिरी ओवर में निदा डार को ने अच्छी बॉलिंग की थी शुरू के 3-4 बॉलें, लेकिन वो स्कोर रोक नहीं पाई। पाकिस्तान वुमेन टीम सेमीफाइनल में शिकस्त और श्रीलंका ने टाइटल जीता है। हेड कोच पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम है और अब्दुल रहमान स्पिन बॉलिंग की कोचिंग कर रहे हैं। वुमेन टीम की भी वही करते हैं। हाँ, वुमेन टीम की, क्योंकि इतनी अभी जो वुमेन्स हैं वो इतनी अहल नहीं है कि वो कोच के तौर पर लगें, या इंटरेस्ट भी उनका शो नहीं हो रहा। जो अक्सर शादी करती हैं फिर वो साइड हो जाती हैं, ज़्यादातर यही वो 2-3 पाकिस्तान से बाहर जाके शिफ्ट हो जाती हैं, अक्सर ये भी हो रहा है उनके साथ। जैसे उरूज मुमताज़ फॉर्मर कैप्टन है, वो अब कमेंट्री कर रही हैं। सना मीर की तो खैर शादी नहीं हुई, लेकिन वो भी कमेंट्री ही कर रही हैं। तो वो खुद कोचिंग में आना इतना, कहती हैं अब धूप में तो बहुत अरसा रह ली, अब शायद धूप में नहीं रहना चाहती, शायद कहती हैं अब ठंडे में रहो, कमेंट्री करते रहो। वो भी अच्छी जॉब है, कमेंट्री में भी आ रही है तो अच्छा है। हाँ ठीक है, वरना पहले हमारे विमेन कमेंटेटर्स भी नहीं थी ना। देखिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन अभी बहुत सारा और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वुमेंस में शौक बढ़ा है। लड़कियां बहुत ज़्यादा अब आ रही हैं। पहले 15 साल 20 साल पहले लड़कियां नहीं आती थी ट्रायल्स वगैरह देने, बहुत कम खिलाड़ियाँ होती हैं, उन्हीं से टीम सेलेक्ट हो जाती है। अच्छा, उसके बारे में भी बताएं कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो कब है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ आइंदा साल फरवरी मार्च में है, फरवरी में होना है। कराची, लाहौर और पिंडी में मैचेस होने हैं। उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? और दूसरी बात ये कि चैंपियंस ट्रॉफी में एक बड़ा आपका इंडिया का भी रोल होता है, और इंडियन खिलाड़ी पाकिस्तान जैसे PSL में तो उन्होंने बिल्कुल ही बॉयकॉट करते हैं और नहीं आते हैं, तो अब क्या होगा? की देखिए 2006 में आखिरी बार इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी, उसके बाद इनको आना था 2008 में, लेकिन 26 नवंबर को 2008 में मुंबई अटैक हुए, उसका जवाब बना के उन्होंने मुस्तकिल पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया पाकिस्तान वाले के। उसके बाद 2012 में पाकिस्तान टीम गई 3 वनडे मैचेस खेलने, ज़का शब के दौर में उन्होंने भेजा कि आ जाएंगे। फिर नजम सेठी जब आए 15 में तो उन्होंने कहा हमने 8 सीरीज़ का मुआहदा कर लिया इंडिया से फ्यूचर टूर प्रोग्राम के तहत, तो 8 बार हमारी उनकी टीमों के दौरे होंगे अगले 2015 से 2023 तक, लेकिन वो एक बार नहीं आए। 2016 में वर्ल्ड कप खेलने गया इंडिया, पाकिस्तान 2023 में वर्ल्ड कप खेलने गया इंडिया, वो नहीं आए। अच्छा, उन्होंने अब आना नहीं, उन्होंने चाहते हैं पाकिस्तान को तनहा करना। वो कोशिश ये भी करते रहे कि एशिया कप में भी उनको आना था, वो नहीं आए खेलने। हाई लेवल पे इवेंट करा दिया गया, पाकिस्तान हालांकि मेज़बान था, लेकिन मैचेस कुछ श्रीलंका में करा दिए गए। अब पहली बार मुझे लगा, मैं इतने सालों से बहुत सारे चेयरमैन की कवरेज कर चुका हूँ, कोई 30 साल से ज़्यादा मैं कवरेज कर रहा हूँ, तो पहली बार मुझे कोई चेयरमैन ऐसा लगा, ये नहीं कि वो हमारे इदारे के ऑनर है मोहसिन नकवी, चेयरमैन PCB, वो उन्होंने दिलेराना काम किया। उन्होंने एक चीज़ बोल दी है, इंडिया आए नहीं आए हम मेज़बानी करेंगे। ये ICC का मसला है कि वो इंडिया को लाता है नहीं लाता, ICC जाने इंडिया जाने, हमारा मसला, हम इवेंट कराएंगे। और 7 पाकिस्तान समेत 7 मुल्क तैयार हैं, पाकिस्तान होस्ट है तो 6 मुल्क यहाँ आने को तैयार हैं, वो खेलेंगे। इंडिया नहीं आता तो ये नहीं कि हम इंडिया के मैचेस कहीं और कराएंगे या श्रीलंका में UAE में कहीं करा दिए जाएँ, हमारे ICC हम होस्ट करेंगे, करने जा रहे हैं। इंडिया का हम अब कोई मसला नहीं है, वो आए ना आए उस पर। अब वो बार बार एक ही जवाब बनाते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमें इजाज़त देगी तो हम आएंगे बार बार। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि इससे पहले जितने भी चेयरमैन आए ना, जैसे इससे पहले ज़का शब थे, शहरियार खान थे, नजम सेठी थे, और आपके नसीम अशरफ थे, बहुत सारे चेयरमैन गए। तो वो एजाज बट तक, तो उनका जो रवैया था ना इंडिया से, हमेशा खुशामदी रवैया था, लगे हुए इंडिया के पीछे। जगमोहन डालमिया इंतकाल कर गए, यानी उनका फौत हो गए, तो उनके चने पड़ने जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हो? क्योंकि वो हमारे उनसे ताल्लुकात थे, आपके ताल्लुकात नहीं है। जब इंडिया ने तय कर लिया नहीं आना तो नहीं आना, आप लगे हुए खुशामद में आ जाओ। उनको बता रहे इंडिया को कि हमें आप खेलेंगे तो क्रिकेट अच्छी होगी, क्रिकेट फ़रोग पाएगी, खेल में सियासत को नहीं लाएँ। तो इंडिया बार बार कहता है सियासत में लाएंगे हम खेल को, और खेल में सियासत होगी, सियासत में खेल होगा। खेल में तो भी इतनी सियासत हो गई है अब तो। नकवी जी ने स्टेप लिया ना, बहुत ज़बरदस्त लिया है ये। और एक पहली बार मुझे किसी चेयरमैन का स्टेप बहुत ज़बरदस्त लगा कि वो कह रहे हैं कि इंडिया आए नहीं है, हम इवेंट कराएंगे। हमें अब ये मसला नहीं कि हम इवेंट कहीं और कराएं। इसमें ICC का क्या प्रेशर है हमारे ऊपर कि नहीं है कि आप कुछ मैचेस बाहर करा दें, इस तरह का कुछ आ रहा है? मैंने 2011 में श्रीलंका में वर्ल्ड कप हुआ था, तो उससे पहले 2010 में भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी, तो पाकिस्तान में नहीं हुई, हालात ख़राब जवाब बना के। लेकिन जैसे उस वक्त मैं यहाँ हारून लोरगार्ड थे, उसको चेयरमैन ICC के, मैंने श्रीलंका में उनसे मैंने कहा आप लोग क्यों नहीं इंडिया पे दबाव डालते कि वो पाकिस्तान आके खेले? कह रहे हम दबाव नहीं डाल सकते, इंडिया की अपनी मर्जी की, तो आएगा या नहीं आएगा आपके यहाँ खेलने, हम दबाव नहीं डालते। क्योंकि मसला सबसे बड़ा ये है, इंडिया के स्टेक है बहुत बड़ा, उसके स्पॉन्सरशिप सारी वहीं, मार्केटिंग वहीं होती है। 1 अरब 42 करोड़ की मुल्क आबादी, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला, उसकी बात मानी जाती है। वो गलत भी कर रहा है तो लोग मान लेते हैं, क्योंकि सारे स्पॉन्सर वही हैं। क्रिकेट के सबसे बड़ा ICC के बोर्ड में भी तो हमारे यहाँ जो है ना, वो हम ये देख रहे हैं ना कि इंडियंस की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, इसीलिए कि उनका स्टेक बहुत ज़्यादा है। लेकिन
स्टेप बहुत अच्छा है मोहसिन नकवी का और ठीक यही है। रहना चाहिए हमेशा, तो पाकिस्तान में क्रिकेट भी बेहतर होगी। सही। ज़रा माल का हाल दिखा दीजिए अब, ज़रा करेंसी रेट्स क्या है आज। तो हम ये देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर 186.65 पे सेल हो रहा है, यूरो की प्राइस 303.85। इसके अलावा अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो 280.5 पे आ गया। पहले कल हम देख रहे थे कि ज़्यादा था लास्ट फ्राइडे को और सैटरडे को प्राइस, लेकिन अब थोड़ा सा नीचे आया है। आजिज़ भाई, वेरी क्विकली, शजरखारी मुहिम का वैसे भी कहा गया शहर भर में आगाज़ हो गया। दूसरी बात ये पीटीआई ने भी अर्बन फॉरेस्ट बनाने का कहा है, हुकूमत की तरफ से भी कहा था कि ये अर्बन फॉरेस्टिंग पे काम होगा। पीटीआई का तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये काम बुनियादी तौर पे हुकूमतों का है और ये शजरकारी को कामयाब बनाने के लिए नेशनल लेवल पे एक मुहिम की ज़रूरत है। हमारे यहाँ हम फार्मेलिटी के तौर पे सारी चीज़ें करते हैं जी, पौधे लगाएं, आपको वो पौधा लगाते हुए किसी कोई मेयर मिलेगा, कुछ टाउन तस्वीरें आ चेयरमैन मिलेगा, जाती है ना कोई बस। तस्वीर आ जाती है। लेकिन इसको वाकई अवामी सतह पे फैलाने की ज़रूरत है, शजरकारी मुहिम की पूरे कराची शहर को। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा दरख्त काटने को तो रोकें कम अज़ कम। हम 12 इसी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि आप पौधे लगाएं, लेकिन जो बने बनाए हुए दरख्तों को काट रहे हैं उसको कौन रोकेगा? ये सबसे बड़ा अलमिया है। सही बात है। और इसमें खाली मैं बार बार हर दफ़ा जब भी ये कह रही हूँ कि मानसून का स्पेल है, आप इंतज़ार अवाम और शहरी भी ये ना करें कि जी हुकूमत दरख्त लगाएगी। आप ख़ुद भी कोशिश करें कि अपने अतराफ़ गली मोहल्ले में देखें कि कहाँ पर आपके पास जगह है और आप उन दरख्तों को लगाने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छा सीज़न है कि इस वक्त जो भी आप दरख्त लगाएंगे, छोटा पौधा लगाएंगे, वो अच्छा बड़ा दरख्त बन जाएगा और वो पनप जाते हैं इस मौसम में। तो हम सबको भी चाहिए कि हम अपनी सी जो एफ़र्ट्स हैं वो करें और पाकिस्तान को ग्रीन करने में, कराची को ख़ास तौर पर ग्रीन करने में अपना किरदार अदा करें। थैंक यू सो मच जावेद इकबाल साहब, आपने वक्त दिया। जमाली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में, जिसमें हम बात करेंगे कि जो अरवी है, सब्ज़ी की हम बात करते हैं कि उसके फ़वाइद क्या हैं, वो लोगों के लिए कितनी बेनिफिशियल और हेल्दी है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात करेंगे, बहुत सारे हम फ्रूट्स के फ़वाइद के बारे में बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आज हमने शो में सब्जियों के हवाले से भी बात की कि भाई सब्जियां बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं खाना, क्योंकि वो बहुत हेल्दी हैं, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके फ़वाइद बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर हम समझते हैं कि जी खाली प्रोटीन हमें गोश्त में मिलेगा, फ़ाइबर हमें गोश्त में मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट के लिए अच्छा है, तो हमें वो क्या सब्जियों में भी उसका सोर्स मिलता है या नहीं मिलता, आज हम वो जानने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि अरवी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो अरवी के क्या फ़वाइद हैं वो जानते हैं। मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद होंगे, वेलकम करते हैं मुस्तफ़ा साहब को शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुस्तफ़ा निसार? तो सबसे पहले हमने देखा कि सब्जियां जैसे मुख्तलिफ सब्जियां आती हैं, लेकिन इस वक्त अरवी में मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है। तो अरवी एक तो हमारे यहाँ मुख्तलिफ फॉर्म्स में इस्तेमाल होती है, भुजिया भी बनती है, अरवी गोश्त भी बन रहा है, वैसे भी। तो इसको किस फॉर्म में कंज्यूम करना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या हैं? जी बना, अरबी अल्लाह की एक नेमत है। वैसे तो बहुत सब नेमत अल्लाह ताला की, और ये जो है ये मौसम में बरसात के अंदर ही ज़्यादातर इसकी पैदावार होती है, ठीक है। और ये सर्दियों में ज़्यादातर आती है, लेकिन हमारे यहाँ का बॉर्डर ऐसा है तो ये गर्मियों भी आ रही है, ठीक है। देखिए अरबी एक ऐसा सब्ज़ी है जिसका अल्लाह के हुक्म से गूदा लिया जाए, छिलका लें या पत्ता, तीनों में अल्लाह ने बहुत सारी जो है ना वो नेमतें दी हुई हैं। इसको खाने में ये इसमें विटामिन बी, विटामिन B2, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब कुछ पाया जाता है। और ये मुतबादिल है मिल्क का। जिन लोगों को दूध से एलर्जी है या दूध का इंटेक नहीं करते, तो वो अगर इसका सालन खाएं तो ये मुतबादिल है दूध के। और ये सारी की सारी आपको वही पोटेंशियल देता है जो आपको दूध देता है। मतलब ये हड्डियों के लिए है, बोन्स के लिए है, आयरन्स के लिए है, थकावट के लिए है। उसके बाद देखा जाए तो इसमें फैट्स बहुत कम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म कभी भी आपका फरबा नहीं होगा, मोटा नहीं होगा। जिन लोगों को अपना वेट रिड्यूस करना है या मेंटेन करना है तो वो अरबी का इस्तेमाल करें। दूसरी बात देखा जाए तो इसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिन लोगों को अल्लाह ना करे गले में ख़राश रहती है। देखिए मौसम के एतबार से बहुत लोगों को नज़ला हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो ये खांसी के लिए तो खांसी का बड़ा मसला चल रहा है लोगों की भाई। तो इन एसेंस देखा जाए तो ये इसको जो अरबी को खाया जाए तो ये खांसी के लिए, बलगम के लिए, गले की खराश के लिए, या जिन लोगों को दायमी प्रॉब्लम है सीना जाम रहना, बलगम रहना, या जिन लोगों का दिल कमज़ोर हो रहा है उन लोग बहुत फ़ायदेमंद। उसके बाद देखा जाए तो
शुगर वालों पेशेंट्स के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, तो सही। ये शुगर को भी अल्लाह के हुक्म से कंट्रोल करता है। अब आ जाते हैं इसके छिलके के ऊपर। इसका छिलका जिन लोगों को अल्लाह ना करे एक ब्लीडिंग रहती हो, बहुत ज़्यादा जिस्म में कहीं कोई फोड़ा हो गया हो, कोई फुंसी हो गया हो, जिसकी वजह से खून उससे बहता रहता हो, सही। या एक और प्रॉब्लम है जिसको खूनी पाइल्स कहा जाता है, इसको ब्लडी पाइल्स कहा जाता है। तो अल्लाह के हुक्म से अगर इसके छिलकों को पीस कर इसमें थोड़ा सा सोडा मिलाकर उस जगह पे इसको डालें तो इंशाअल्लाह ताला वो खून जहाँ बह रुक जाएगा। अच्छा, होता बड़ा इरिटेटिंग है अरवी का छिलका ना। देखिए इसीलिए मैंने इसमें कहा कि इसमें सोडा शामिल करना है आपको, मीठा सोडा, क्योंकि देखिए जो अरवी है इससे कुछ नुकसानात भी हैं। इसको कभी कच्चा मत खाइए। अगर कच्चा खाएंगे सबसे पहले तो ये जो छिलका है यही स्किन के ऊपर एलर्जी क्रिएट कर देगा। दूसरा, अगर इसको कच्चा खाया जाएगा तो ऑन द स्पॉट ये गला पकड़ लेगा। तीसरा, अगर इसको कच्चा खाया जाएगा तो ये ऑन द स्पॉट कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ क्रिएट कर देगा। अगर इसको कच्चा खाया जाएगा तो अमूमी तौर पर ये किसी भी किस्म से दिमाग में या अंदरूनी तौर पर आँखों के पीछे कुछ सोजिश पैदा कर देगा, या जिसकी वजह से आँखों में कोई ना कोई इम्पैक्ट हो जाएगा जी। अच्छा, अब बात की जाए इसके पत्तों की। इसके पत्ते किसी भी एतबार से कोई एलर्जी हो जाती है, जिसमें मौसमी एलर्जियां हैं, जिसके अंदर जो है वो दाद है, चंबल है, एक्जिमा है, तो इसके छिलके को पीसकर इसमें थोड़ा सा शहद या मिश्री मिलाकर जहाँ पर भी है वो उसको वहाँ लेप करें तो इंशाअल्लाह ताला ऑन द स्पॉट वो ज़ख़म आपका सही होना शुरू हो। अच्छा, ज़बरदस्त। उसके बाद देखा जाए तो ये अरवी बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और इसका एक बहुत बेहतरीन जो फ़ायदा है वो क्या है, जिन लोगों को जुड़वा बच्चों की ख्वाहिश हो वो ये अरवी का इस्तेमाल करें। अच्छा। अरवी का सालन इस्तेमाल करें, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी क्या कहते हैं वो खटाई जो होती है उसको राई नहीं, जो इमली, आमचूर इमली, हाँ। इमली में अगर इसको पका लिया जाए तो ये ख़वातीन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद। लेकिन देखिए जो अरबी के ज़्यादातर फ़वाइद हैं ये मर्दों के लिए इसके बहुत सारे मामला हैं। सही। ये एक प्रॉब्लम होता है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहा जाता है। तो अल्लाह के हुक्म से अगर इसकी भुजिया खाई जाए तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स को ख़त्म करती है। अगर इसका सालन पका के खाया जाए तो ये मर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और अमूमी तौर पर ये मर्दों के जितने भी मामलात हैं ये उसको रिकवर करता है। उसके बाद अगर इसको इमली के साथ पका लें तो ये जिन लोगों के अंदर गिल्टियाँ पैदा हो जाती हैं या कैल्शियम स्टोन्स पैदा हो जाते हैं या ग्लैंड्स पैदा हो जाते हैं तो ये उसको भी ख़त्म करता है। ज़बरदस्त। और उसके साथ साथ देखा जाए तो जिन लोगों को पेशाब बहुत ज़्यादा आता है या पेशाब के साथ कोई प्रोटीन आ रहे हैं, अगर वो इस अरवी को पकाएं लौकी के साथ या आलू के साथ तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से उनकी ये एलर्जी भी ख़त्म हो जाती है, और ये बहुत फ़ायदेमंद। अच्छा, उमूमन क्या करते हैं, गोश्त के साथ हम लोग पका रहे होते हैं मुस्तफ़ा इसको ना, अरवी गोश्त जैसे आलू गोश्त बनता है, तो उसमें कोई इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज तो नहीं आता, वो ठीक है? नॉर्मली तौर पर हम ये कहते हैं कि देखिए अरवी के अंदर सब कुछ शामिल है, तो उसको आलू के साथ पकाएं, गोश्त के साथ इसका इस्तेमाल थोड़ा सा अच्छा, नुकसानदेह तो नहीं लेकिन फ़ायदेमंद नहीं है। देखिए गोश्त के अंदर भी वही सारी प्रॉपर्टीज़ है, उसमें आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, उसमें जो है वो जिंक है, तो यही सब कुछ आपने सुना होगा ना, एसिड मिलकर रिएक्शन कर जाते हैं। तो अगर इसको गोश्त के साथ पकाया जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में कमी वाक़ई हो जाएगी। सही। अच्छा, अब एक सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं या अल्लाह ना किसी नशे के आदी हैं तो वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो ऑन द स्पॉट उनके गुर्दों के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर सोजिश पैदा हो जाएगी। अच्छा। जिसकी वजह से उनको खांसी या बलगमी अमराज में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो वो लोग इसको कभी भी इस्तेमाल ना करें, और इसको कच्चा इस्तेमाल करना तो मतलब बग़ैर उबाले कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अमूमी तौर पर देखा जाए तो अगर इसको कच्चा इस्तेमाल करेंगे तो ये बॉडी के अंदर एलर्जी पैदा करता है। अच्छा, खैर कच्चा तो खैर इस्तेमाल करना भी इसको बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सख्त सी होती है और वो बग़ैर बॉयल के तो आप खा भी नहीं सकते। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि जी बालों के लिए बड़ी मुफीद है, तो उस बारे में भी बताइएगा, लेकिन एक कॉलर भी हैं, उनका सवाल भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम रमशा, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा बात करिए, कहाँ से?
जी अस्मा बात कर रही हूँ और हकीम साहब को भी सलाम कहूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम मैडम। इस्लाम जी। अस्मा फरमाइए। जी मैंने दो सवालात करने हैं हकीम साहब से रमशा। एक सवाल ये है जी, गले में बहुत ज्यादा खराश हो रही है, खट्टा रायता खा लिया था इस वजह से हो रही है और बहुत तकलीफ हो रही है गले में। तो काइंडली कोई इजी सी होम रेमेडी बता दीजिए कि घर की चीजों से कुछ हम इस्तेमाल कर लें तो उससे ठीक हो जाए। और दूसरा मैंने हकीम साहब से एक सवाल ये करना है कि ये जो लेफ्ट लेग होती है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें तकरीबन रात के 3:30 पौने 4 बजे के करीब इतनी शदीद मेरा दर्द उठी कि मैं सोई पड़ी उठ गई हूँ और मुझे ठंडे पसीने आने लग गए। ये बता सकते हैं कि ये किस बीमारी की अलामत हो सकती है? कॉल पे साथ रहिएगा अस्मा। ये मुझे बताएं कि भाई ना, ये बताइए क्या आपका ये पाँव कुछ कपकपा रहा है क्या? मतलब इसमें कुछ शिविंग तो नहीं हो रही? पाँव आपका कुछ काम तो नहीं रहा? अस्मा आप हमें सुन पा रही हैं? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। मुस्तफा साहब ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपके पाँव में कोई शिवरिंग, कोई कपकपाहट, कोई ऐसी चीज़ आपको महसूस होती है? कभी भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जी। ठीक है, अच्छा जी, ऑन एयर जवाब सुनिएगा अस्मा। सबसे पहले तो ये गले की खराश का सबसे बता पहले तो मैंने बताया आपको, ये अगर अरबी का सालन इस्तेमाल करें और इसमें थोड़ा सा राई और थोड़ा काली मिर्च का इस्तेमाल कर लें तो ये बहुत फ़ायदा। लेकिन फिर भी एक और घर में है, घर में आपकी होता है मुलेठी। मुलेठी ले लीजिए, हाफ़ टी स्पून मुलेठी, इसको पका लीजिए 1.5 कप पानी में। 1.5 कप पानी का 1 कप हो जाए तो इसका कावा सुबह शाम पी लीजिए, इंशाल्लाह एक दिन में ही आपका गला ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब जो ये बात की आपने, जो ऊपर की आपके पाँव में दर्द हो रहा है, देखिए वैसे तो इसकी कई अलामत, लेकिन नॉर्मल तौर पर ये अल्लाह ना करे अगर कोई वेन दब जाए या अल्लाह ना करे कोई वज़न या वेट उठा लिया हो तो उसकी वजह से ये कैफियत आपके साथ है या हो सकती है। तो इसके लिए एक जड़ी बूटी है, उसका नाम है संगे जर्राहत, और दूसरा घर में आपकी होती है हल्दी। बस कोई भी कैप्सूल ले लें और उसके अंदर 10 ग्राम ले लें हल्दी और 10 ग्राम ले संगे जर्राहत, पीस कर कैप्सूल में भर के ये कैप्सूल खा लीजिए आप सिर्फ 7 दिन तक, सुबह शाम दूध के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला ये पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से हो सकता है, या कोई वज़न उठा लिया उसकी वजह से हो सकता है, या कोई मोच आ गई उसकी वजह से हो सकता है। तो जो भी आपका अल्लाह के ख्याल से हो रहा है ये मसला, ये जड़ से आपका ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने बालों का कहा था कि बालों के लिए अरवी बड़ी अच्छी है, तो कैसे जी? तो अरवी खाएं, लगाएं, क्या कर सकते हैं देखिए, उसका? अरवी तो वैसे खाने में तो बहुत फ़ायदा, लेकिन लगाने में इसके ज़्यादा फ़ायदे होंगे बालों के लिए। करना ये है कि 1 पाव ले लें अरवी, आधा पाव ले लें दूध और उसको उसमें बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद इसके अंदर 1/4 टीस्पून शामिल कर दें आंवला, 1/4 टीस्पून शामिल कर दें रीठा और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दें विनेगर, फ्रूट विनेगर। अब वो से कोई भी, बस वाइट ना हो, सेब का हो, जामुन का हो, अंगूर का हो, बस ये पेस्ट आपका तैयार है। ये पेस्ट अपने बालों में रात को सोने से पहले लगा लीजिए और कोशिश करें कि सुबह में उठकर सर ना धोएं, सिंपली वाटर से सर धो लें, कोई शैम्पू इस्तेमाल ना करें। इसको लगातार इस्तेमाल करते रहें और 2-3 दिन में एक बार सर धोएं और इसके साथ कुश्ता चांदी और कुश्ता मरजान इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो बाल गिरते हैं इसकी कई वजूहात हैं। ये बालों में खुश्की की वजह से भी होता है, मसाम बंद हो जाते हैं उसकी वजह से भी होता है, कुछ लोगों को दायमी नज़ला होता है उसकी वजह से भी होता है, कुछ लोगों को अमूमी तौर पर रात को नींद नहीं आती उसकी वजह से भी होता है, और सबसे आखिर में जो इसका इम्पैक्ट है मसाम बंद हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इन 3 चीज़ों के इस्तेमाल से, मैं बता देता हूँ आपको, और 1 पाव लेना है अरवी, आधा पाव लेना है दूध, उसमें इसको बॉईल कर लें। जब अरवी थोड़ी सी गलना शुरू हो जाए बस चूल्हा बंद कर दें। फिर इसके अंदर तकरीबन 10 ग्राम शामिल कर दें आंवला, 10 ग्राम शामिल कर दें रीठा, बस इसको जो है वो चूल्हा बंद करें और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दें सिरका। ये पेस्ट बन जाएगा। रात को सोने से पहले रोज़ाना अपने मसाम में मांगे खोल कर इसको लगाइए और रोज़ाना सर ना धोएं शैम्पू के साथ, चाहें तो सिर्फ सिंपल वाटर से सर धो लें। 2-3 दिन में 1 मरतबा सर धोएं और उसके साथ में कुश्ता चांदी, कुश्ता मरजान का इस्तेमाल करें। तो ये दिमागी खुश्की के लिए भी और दिमागी फंक्शंस के लिए भी और बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, ये भी कहते हैं ना कि बार बार खाली अगर पानी से भी रिंस करते हैं तो उससे जड़ें कमज़ोर होती हैं, क्या ऐसा है? या क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है आजकल, शैम्पू अगर आप रोज़ ना भी कर रहे हो तो आप दिल चाहता पानी से तो कम से कम रिंस कर ही लें बाल।
तो क्योंकि स्वेट हो जाता है, स्मेल होती है बालों में, तो क्या जड़ें वगैरह कमज़ोर तो नहीं होती बार बार बाल धोने से, पानी से? देखिए, दो तरह के पानी हैं, एक समंदरी पानी है और एक दरियाई पानी है। देखिए, कराची में या पूरे हमारे खत्ते में तो समंदरी पानी आता है, दरियाई पानी नहीं आता। जो दरियाई पानी है वो स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो समंदरी पानी है ये बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि इसमें सोडियम या सोडा या नमक या नमकियात बहुत ज़्यादा होता है। सही। तो इसके लिए एक काम कर लें, घर में आपकी फिटकरी होती है, बस बाल्टियाँ पानी भरें या अपना जो टैंक है उसके अंदर जितना बड़ा भी हो, अगर वो तकरीबन का टुकड़ा डाल दें, उसके अगर बाल्टी के अंदर है तो 2-3 मरतबा इस फिटकरी को घुमाएं और उसको साइड में रखते हैं और छोड़ 10 मिनट आप देखेंगी जो भी नमकियात हैं या जो भी गंदगी है वो सब नीचे बैठ जाएगी। साफ पानी से सर धो लें। और अगर ये आप टैंक है तो टुकड़े तकरीबन वो टुकड़ा हो 1 किलो का या आधा किलो का, वो डाल दें टैंक के अंदर, वो पानी इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला कभी भी कोई भी स्किन प्रॉब्लम या कोई भी जल्दी मसला हो गई नहीं सुम्मा इंशाअल्लाह ताला। तो इसकी वजह से सर धोएं, लेकिन उससे धोएं जो पानी मिनरल। अच्छा, बचपन में ना घर में मटके होते थे, तो मटकों में भी ना ये फिटकरी, क्योंकि पहले तो ये मिनरल वाटर की बोतल्स का तो इस्तेमाल था ही नहीं ना, आप घर में पानी बॉईल करते थे या मटके में पानी जो आपका आता था उसमें फिटकरी फिरा लिया करते थे, और उसके बाद जो सारी मट्टी घर हम देखते थे नीचे बैठ जाती थी और वो पानी इस्तेमाल हो रहा होता था। तो ये पानी काबिल इस्तेमाल होता है, आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह कोई नुकसान तो नहीं होता? देखिए, इंसान बना ही मट्टी से है, तो मट्टी में ही जाना है। तो भाई देखिए, नॉर्मली तौर पर पहले के लोग इस्तेमाल ये करते थे मटके का पानी, और इसी वजह से वो बीमार नहीं होते थे। अब हमारे यहाँ जो पानी है वो मिनरल वाटर नहीं है, वो तो कार्बोनेटेड वाटर है। सही बात है। तो वो उसकी वजह से हमने समझ लिया भाई ये बहुत साफ़ है, लेकिन देखा जाए तो भाई ये तो केमिकल वाटर है, इससे तो नुकसानात ही होंगे। लेकिन अगर बेहतर ये होगा कि भाई घर में पानी उबालें और उस पानी को उबाल कर बोतलों में या मटके में भर लें, तो इंशाअल्लाह ताला बीमारियों के जो चांसेस हैं वो तो ऑलमोस्ट हाफ ही हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा, अगर लोहे के बर्तन से अगर खाना पकाएं मिट्टी के बर्तन में, देखिए जी, जो मिट्टी का बर्तन है उसमें खाना पकता है और जो लोहे के बर्तन है उसमें खाना गलता है। देखिए, गली भी चीज़ खाएंगे तो कभी भी फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, पकी हुई चीज़ खाएंगे तो उसकी सारी पोटेंशियल या सारे के सारे उसके फ़वाइद आपको मिलेंगे। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से आजकल हर बंदे को प्रॉब्लम हो रहा है ब्लड प्रेशर का, जिसकी वजह से हर बंदे का, अल्लाह मुझे माफ़ करे, फैटी लिवर हो रहा है, हर बंदे को नींद का मसला हो रहा है। तो कोशिश करें कि भाई अब नेचर के साथ जुड़ें। सही बात। और ये सारी एडवाइस छोड़िए, न चीज़ें पाएगी इंशाल्लाह। एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रमशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। याया, आप बताइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस पहले तो इनके स्कूल को बहुत सलाम है, माशाल्लाह रानी अप्पा के बेटे हैं, ये भी इंशाल्लाह अपना नाम पैदा करेंगे। लेकिन रमशा, मैं एक बात करना चाहूँगा, C21 आपका ये चैनल है ना, बिलीव मी, ये कराची का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। मैं तो मेरे घर में रात को मुझे जितने बच्चे लोग मुझसे लोकल न्यूज पूछते हैं ना, अक्सर लोग मुझसे, तो मैं आपके चैनल से मुझे फौरन खबर मिलती है तो लोगों को मैं फॉरवर्ड करता हूँ। आपका टीम वर्क इतना प्यारा है, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट इतने एक्टिव हैं कि हर वक्त रोड पे मौजूद रहते हैं और वाकई बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। थैंक यू सो मच। बड़ा ऑनर की बात है। तमाम टीम को मैं C21 की इसके लिए मुबारकबाद पेश करना बहुत चाहूँगा। शुक्रिया याया। अच्छा, मैं क्योंकि अरबी पे प्रोग्राम आ रहा है, तो अरबी पहले तो हमारे घरों में काफी खाई जाती थी, अब हमारे यहाँ अरबी क्या कोई भी सब्जी बड़ा मुश्किल हो गया, बच्चे सब्जी खाते ही नहीं। पहली बात है अरबी के लिए क्या, मैं उनसे मेरा सवाल ये कि अरबी के आपकी जो हड्डियों का दूध है उसके लिए कुछ कारामत शामिल हो सकती है, और अरबी किस चीज के साथ ज्यादा मिला के पकानी चाहिए? सही। और असलम से एक और बात पूछनी है इनसे, वो ये पूछनी है कि बच्चे जो सब्जियां नहीं खाते उनको सब्जी की तरफ कैसे लाएंगे? सही। तो याया ने पहले तो सवाल कहा कि हड्डियों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। देखिए, मैंने इस पर कहा कि देखिए इसमें कैल्शियम है, आयरन है, मिनरल्स हैं। देखिए, कोई भी चीज़ ग्रीस या गूदा नहीं बनाती, हर चीज़ जो है वो अंदर से बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है, बोन्स के अंदर ब्लड पहुंचाती है, आपकी वेन्स को, टिश्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करती है, तो ही आपकी बॉडी में कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स बनेंगे। तो इन सेंस देखा जाए तो अरबी को जिस तरह मर्जी पका के खाएं तो इंशाअल्लाह ताला ये आपकी बोन्स को सपोर्ट करेगा। दूसरी बात जो आपने कहा कि भाई असल में इसमें लेस बहुत ज़्यादा होता है,
तो हर बच्चा इसको पसंद नहीं करता क्योंकि चिपचिपापन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर इसको खाना है तो इसके अंदर कोई आपने टिक्का मसाला, बिरयानी मसाला, कोई भी मसाला इसमें डाल के पकाएं तो इंशाअल्लाह ताला एक तो इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात ये कि इसकी अफाजत चेंज नहीं होगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो टेस्ट थोड़ा सारी सा चेंज प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी। अच्छा, बच्चों में ना एक तो वाकई सब्जियों का रुझान नहीं है उसका, ये जैसे भी याया ने भी कहा, और इसका मुझे एक हल ये नज़र आता है कि थोड़ा थोड़ा ना अगर जो बच्चे पहले आप उनको आलू, मटर, टमाटर ऐसी चीज़ें दे के इंट्रोड्यूस करना शुरू करें बच्चों में सब्जियां, तो उनमें थोड़ा सा ना उनको अच्छा लगेगा। पहले ही आप चाहेंगे कि बच्चा भिंडी, अरवी और तुरई खाना शुरू कर दे तो ये पॉसिबल नहीं है, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये है क्या चीज़। तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके उनको इंट्रोड्यूस कराएं, चुकंदर खिलाएं, उसके फ़ायदे बताएं, उसका कलर से उसको अट्रैक्ट करें, तो फिर बच्चे, आप यकीन करें कि मेरे बच्चे सब्जियां खाते हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई हाँ ये चीज़ का ये फ़ायदा है, या ये इसको इस तरह से मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ कि आपने ये हेल्दी है और खाना है, तो वो उसको जो है पसंद भी करते हैं। हम शुरू से जब हैबिट बनाते हैं और ख़ुद उनके साथ खाते हैं, ख़ुद हम बर्गर खा रहे हैं और बच्चे को चाहे तो तुरई खा ले, तो पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा, आपने हमें वक्त दिया, आपकी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में, जिसमें हम बात करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, बहुत ही नेगेटिव होते हैं, आपको उनका जो ऑरा है, उनकी जो प्रेजेंस है वो बर्दाश्त नहीं हो रही होती, तो उनको अवॉइड किस तरह से करना चाहिए, करते हैं, और दूसरी बात ये कि अगर उनके साथ रहना पड़े तो कैसे हो सकता है, मैनेज कैसे करना है, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हम बात करेंगे, जैसे जाने से पहले मैंने कहा कि भाई ज़िंदगी में टॉक्सिक लोगों को कैसे अवॉइड करना है, और टॉक्सिक लोग होते नहीं हैं, असल में अपनी नेगेटिव थॉट्स की वजह से बन जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब इंसान को ज़मीन पर उतारा है तो सबको डिफरेंट क्वालिटीज़ के साथ उतारा है, और अल्लाह ताला ने उसमें एबिलिटी रखी है कि जो रास्ता इख्तियार करेंगे उस रास्ते की तरफ, अल्लाह ताला कहते हैं ना कि हाथ थामो, मेरा जो हाथ जिस तरह से थामेगा मैं उसको उस रास्ते पर चलाऊँगा। अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा रास्ता इख्तियार करना चाहेंगे, तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी में जो है वो आप एक अच्छे, आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो है ना पॉजिटिविटी होगी, लोग आपके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे। अगर आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएंगे, उल्टे रुझानात रखेंगे, तो फिर आपकी संगत भी वैसे ही होगी और लोग आपको अवॉइड करेंगे। तो अच्छा होता कि आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे घरों में कुछ लोगों की नेगेटिव पर्सनालिटीज़ होती हैं, आपकी वर्क प्लेसेस पर होते हैं, आपके फ्रेंड्स में से भी कोई एक आधा ऐसा निकल ही आता है जो उल्टी बात हमेशा करता है। तो इस तरह कैसे लोगों को अवॉइड करना है या उनके साथ रहना किस तरह से मैनेज करना है, आज हम ये सीखने और जानने की कोशिश करेंगे कि हमें ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी बहुत सारे लोगों के साथ गुजारा करना होता है। तो जी कैसे होगा, इस पर बात करेंगे। फरियाल मेरे साथ मौजूद हैं, फरियाल ख्वाजा को वेलकम करते हैं। आप एचआर प्रोफेशनल भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वेलकम टू द शो फरियाल, अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ जो है मेरे साथ उरूसा मोहसिन भी मौजूद हैं, जो कि माइंड ट्रेनर हैं। वेलकम टू द शो उरूसा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप दोनों ख़वातीन? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, थैंक ऑल यू गुड, ऑल गुड। तो जी जैसे भी मैंने बड़ा तवील जो है वो तमहीद भी बांधी कि भाई ऐसा 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 होता है, तो स्टार्टिंग विद यू उरूसा, कि कैसे मैनेज करते हैं ऐसे लोगों के साथ? देखिए, इसको अगर हम कैटेगराइज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है कि कुछ लोग होते हैं, जैसे आपने ही जिक्र किया, वर्क प्लेस पे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ लोगों को जो कि बहुत टॉक्सिक हैं। अब टॉक्सिक को डिफ़ाइन कर लेते हैं, जो लोग ज़्यादातर आपको ब्लेम करते हैं, नेगेटिव होते हैं, या आपको गिल्टी फील महसूस कराते हैं, या दूसरों पे हर बात पे तनकीद करते हैं, ठीक है। अब उनके साथ अगर आप रहते हैं ना, तो आपकी एनर्जी भी डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। जैसे एक मोबाइल की बैटरी कम होती है, उसी तरीके से आपकी एनर्जी भी कम से कम होती रहती है। जहाँ हो सके उनको अवॉइड कीजिए, इंटरेक्शंस लिमिट कर दीजिए, राइट, जहाँ कर सकते हैं। लर्न टू से नो। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग जो है वो ना नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, लिमिट करें इंटरेक्शन, और से और ट्राई टू लर्न टू से नो, राइट। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू द पीपल, उन लोगों के साथ जहाँ पे आप शायद अवॉइड नहीं कर सकते, यानी मिसाल के तौर पे आपका शौहर, आपकी बीवी, आपके घर वाले, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बच्चे भी बाज़-औक़ात हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा ही है। उन केसेस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट वो इमोशनल बाउंड्री, यानी कि आपको अपने आप को मेंटली इतना मजबूत करना होगा कि
आगे वाला पता है टॉक्सिक है, लेकिन आपने कहते हैं ना अंग्रेजी में एक टर्म है इमोशनली नम हो जाएं आप, ठीक है, तो वो रेजिलियंस अपने अंदर पैदा करनी होगी ताकि अगला जो भी कहे आगे से आपको पता है उसकी नेचर, उसकी फितरत क्या है, तो अपने आप को इतना मजबूत कर दें कि सामने वाले शख्स जो भी कहे उससे आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े कि आपका दिन ख़राब हो जाए। सही। फरियाल, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? यार देखिए, आपने बड़ा खूबसूरत जो आपने तहमीद बांधी इसकी कि पॉजिटिविटी वाली जो बात आपने की थी कि हाँ कुछ लोग होते हैं जो बाय हैबिट ही इसको कर रहे होते हैं, सारी सोसाइटी को एक तरह से वो टर्माइट की तरह खा रहे होते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं आई वुड ऐड इन कि उनकी अपनी अनहैप्पीनेस होती है, वो खुद नाखुश होते हैं और वो इसीलिए इनसिक्योर हो जाते हैं, और अगर कोई अच्छा दूसरा भी फ्लरिश कर रहा होता है तो वो उसको भी एक्सेप्टेंस बड़ी कम होती है। एक रिपोर्ट है WHO की जिसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 24 बिलियन की करीब जो आबादी है वो आपकी जो है वो मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रही है, जिसमें अबाउट 15% उसका जो रेशियो अगर निकालें तो वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन की मद में आ जाता है। अच्छा, अब एंग्जाइटी मद के और भी बड़े रीज़न्स हो सकते हैं इस हेड के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन एक प्राइम रीज़न यही है कि जनरल टॉक्सिसिटी जो हमारे घरों में भी हम देख रहे हैं, हम अपने ऑफिस कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट्स में देख रहे हैं, हम अपने बहुत ही करीबी रिश्तों में भी देख रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स सिर्फ वो एक जो वर्ड है ना ईगो, जो अना की जंग है, उसी वही बहुत तबाहियाँ फेर देती है, ठीक है ना। एंड देन उसको हैंडल कैसे करना चाहिए? देखें, आपके पास 2 सर्कल्स होते हैं, एक आपके करीबी रिश्ते हैं और एक आपका एक्सटेंडेड सर्कल है। जो तो एक्सटेंडेड सर्कल है उसमें जैसे इन्होंने बताया कि लर्न टू से नो, अपनी बाउंड्रीज लिमिट कर लें, आप एग्जिट कर जाएँ उन लोगों से बिल्कुल ही कम्प्लीटली जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है। You can easily, distance yourself and, actually change the environment for yourself. फिर उसके अंदर बहुत सारी practices भी आ जाती हैं कि आप किस तरह से अपने उस पेन को जो है ना रिजॉल्व कर सकते हैं अराउंड दोज पीपल, अगर उन्होंने भी आपको हर्ट किया है तो वो उस पर मैं सेकंड स्टेप पे जाती हूँ। लेकिन जो आपका इंटरनल सर्कल है उनके लिए भी अगेन यही बात है कि सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि वो कौन लोग हैं जो आपके सर्कल के अंदर, वेदर इनर सर्कल और एक्सटर्नल सर्कल में, आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं या इमोशनली आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइडेंटिफाई करें, देन आप उस पर बाउंड्री सेट करें कि यार ये लिमिटेड इंटरेक्शंस जो है ना ये मुझे करने पड़ेंगे कि अगर मुझे रिश्ते में रहना भी है और मैं एग्जिट नहीं कर सकता हूँ तो आई नीड टू लिमिट माई इंटरेक्शंस विद देम। एंड फिर थर्ड इज़ दी एग्जिट स्ट्रेटजी। लेट्स से कि आप ये आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं, आपने बाउंड्रीज भी बना ली, लेकिन फिर भी अगर वो रिजॉल्व नहीं होता तो फिर आपका प्लान क्या है, हाउ टू गो अबाउट इट। सो ये एक तरीक़ेकार है। बाकी जो अगर मैं आपको कह रही हूँ कि सेकंड स्टेप पे हम अपने आप को कैसे उसके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस, ठीक है, कहते हैं ना माफ़ कर दो, उनको नहीं अपने आप को, ठीक है। फॉरगिव योरसेल्फ सबसे पहले, ठीक है ना। इसलिए नहीं कि आप उनसे जाके दोस्ती कर लें, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि येस इन अ वे यू हैव टू फॉरगिव देम बट यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ एज वेल फॉर दैट सिचुएशन, ठीक है। आप जो ट्रॉमा या हर्ट लेके फिर रहे होते हैं फ्रॉम दैट सिचुएशन, वो आपको बहुत आगे तक जाके हिट देता है, और कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा अगर स्टोर हो गया है तो वो आपको बहुत डिस्टर्बेंसेस आपके अंदर क्रिएट करता है लॉन्गर रन में। तो उसके साथ दोस्ती करनी बड़ी ज़रूरी है, उस ट्रॉमा को रिलीज़ करना बड़ा ज़रूरी है, उस इमोशन को पर्टिकुलरली। सो उसको आपने कैसे रिलीज़ करना है, उसके बड़े सारे तरीके हैं, ठीक है। आप अपनी सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ लव की तरफ जाएं, मेडिटेशन की तरफ जाएं, आप जर्नल करें, ठीक है। उसमें बड़ी सारी टेक्निक्स ये भी होती हैं कि समटाइम्स कहा जाता है कि आप जर्नलिंग अगर कर रहे हैं तो एक ये भी है कि आप उस बंदे को लेटर लिखें, ठीक है। उससे जो भी आपका वो है जो आपको हर्ट हुई है या जो प्रॉब्लम, जो इमोशंस आप फील कर रहे हैं, यू एक्चुअली पुट देम इनटू वर्ड्स, राइट इट डाउन, भेजे नहीं लेकिन जस्ट राइट इट डाउन टू सेटल योर इमोशन ओनली, क्योंकि वो फिर आगे जाके बहुत आपके लिए मसाइल वो कहीं ना कहीं आप निकाल जाए। जो राइटिंग हैबिट है ना, जैसे भी फरियाद ने कहा कि ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम किसी दिन इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये है उरूसा, इसका इफेक्ट आता है कि हम देखते हैं ना, पहले बहुत सारे लोग रात को पूरा दिन में क्या हुआ वो लिखते थे, और ये बच्चों में हैबिट बनाई जाती थी कि भाई आप अपना रूटीन लिखो, आज का दिन कैसा गुजरा, और आपकी जो है वो राइटिंग गुड टूल फॉर क्या होता था उसको बनाते थे, डायरी लिखने की जो आदत थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे फ़र्क पड़ता है वैसे उरूसा? बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या चेंजेस आते हैं आपके अंदर? आई थिंक इट्स रियली गुड फॉर इंट्रोस्पेक्शन। आपको अपने बारे में पता चलता है कि एक तो आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, किस किस तरीके से आप अपना बिहेवियर को चेंज अडाप्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इफ़ वी रीविजिट द डे, शायद गाड़ी ड्राइव करते हुए आपकी किसी से बहस हो गई हो,
ठीक है, वो आप जब आप रात को लिखोगे तो मे बी यू कुड फिगर आउट, अच्छा मैं इसको किस तरीके से निमट सकता था और किस तरीके से डील कर सकता था इस चीज़ को। इट डेफिनेटली हेल्प्स। और जहाँ तक टॉक्सिक लोगों की बात हम कर रहे हैं तो लेटर मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी गुड टूल, लेकिन आजकल के ज़माने में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो लिखे भी बैठ के। ऐसे ये है, ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली उनसे बोल दें कि जी मुझे ये आपकी बात अच्छी नहीं लगी, देखिए बड़ा ज़रूरी है आगे वाले शख्स को ये रियलाइज़ कराना कि मुझे तुम्हारी बात नहीं पसंद आई या तुम्हारी कौन सी बात नहीं पसंद आई ना फ़ौरन। देखिए देयर इज़ अ वे टू से और स्पीक एनीथिंग, राइट। अगर आप जेंटली एक नोट आगे पिच कर दें कि जी मुझे ये आपकी बात बहुत या थोड़ी बहुत नागवार गुजरी, और कोशिश करेगा ये इस वाले टॉपिक पे आप मुझसे बात ना करें जिसमें आप शायद दूसरों का ब्लेम कर रहे हो, दूसरों को, या मुझे ब्लेम कर रहे हो, या आपकी शिकायतें नहीं ख़त्म हो रही, राइट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगर आप अगले वाले शख्स को बता दें कि दिस इज़ द थिंग जो मुझे आपकी बात नहीं पसंद आई, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, तो शायद हम अगले के अंदर थोड़ा सा ये रियलाइजेशन दे सकते हैं कि यू नो व्हाट, यू नीड टू बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, हम अगले वाले शख्स को एक्सक्यूज़ेस देना शुरू कर देते हैं, नहीं उसने इसलिए किया होगा, शायद उसका बुरा दिन होगा, वैसे तो वो ऐसे नहीं करता, लेकिन एक्चुअली वो बहुत दफ़ा टॉक्सिक हो चुके हैं पहले, हम अपने एंड से हम एक्सक्यूज़ेस दे देते हैं। सही बात है। फ़याल, बहुत सारे ना हमारे ये वर्क प्लेसेस में भी ऐसा होता है और हमारे घरों में भी ऐसा होता है कि हमें उनके साथ रहना है, काम करना है, वर्क प्लेसेस में भी आपकी टीम का भी हिस्सा है और आपको आप बाउंड्रीज़, जैसे भी रूसा ने भी कहा ना, बाउंड्रीज़ अगला वाला ना आपको उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता कि यार अगर इसने, जैसे भी रूसा ने भी कहा कि आपने उसको बता दिया, कर लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना क्योंकि नेगेटिव है ना, तो वो अडॉप्ट करने की, समझने की सलाहियत भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो आप उनको समझा भी रहे होंगे, बता भी रहे होंगे कि नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, वो उस चीज़ को हज़म ही नहीं करना चाह रहे होते ना, उनको समझ आ रही होती है। तो ऐसे में फिर क्या होगा? यार सबसे पहले ना आप किसी को अपने ऊपर पावर ही ना दें, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं कोई बात करती हूँ और आप उससे इफ़ेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, तो आप बेसिकली मुझे पावर दे रही हैं कि आपके पीस ऑफ माइंड को मैं बड़े आराम से ट्वीट कर सकती हूँ, हाउ कन्वीनियंट फॉर मी, है ना। सो इसलिए सबसे पहले हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि किसी को अपने एक इमोशनल सर्कल के अंदर आने ही ना दें। मैं तो अपने लिए एक आर्म लेंथ बनाई हुई है स्पेस, नोबडी एक्चुअली कम्स इनटू दैट बबल, ठीक है, मैं उससे आगे किसी को पहुंचने ही नहीं देती, ठीक है। सो उस सर्कल के बाहर जो भी बोलता है, आई रियली डोंट केयर, ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो आपके बहुत क्लोज रिलेशंस होते हैं उनके साथ भी मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू किया। पहले तो वही बात है कि आइडेंटिफाई करना शुरू किया, देन कंपोजर रखा, एंड देन इनकी भी बात कहीं ना कहीं ठीक है कि आपको सॉफ्टली, वेरी पैसिवली यू हैव टू एक्चुअली टेल देम कि मेरा जो है ना इसमें डिस्प्लेजर है, मैं आई डू नॉट लाइक दिस, दैट्स इट। मे बी समटाइम्स यू जस्ट हैव टू शो कि whatever, ठीक है, मे बी बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग एट टाइम्स, अगर वो आपसे सीख कर रहे हैं कि हाँ गॉसिप करनी है, लेट्स से चले, ठीक है, और आप उस गॉसिप में आ ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं अच्छा जब वेदर कैसा है, यू आर नॉट एक्चुअली एंटरिंग इनटू द कॉन्वर्सेशन जिसके अंदर वो आपको ड्रैग करना चाह रहे हैं, आप उसमें आए ही ना उसमें, तो वो कब करेंगे, व्हेन विल यू डू दैट, ओनली व्हेन जब आप ये रियलाइज़ कर लेंगे कि दिस पर्सन इज़ आइडेंटिफाइड एंड नाउ ही इज़ एक्चुअली ड्रैगिंग मी इनटू दिस टॉक्सिक कॉन्वर्सेशन में भी, ठीक है। सो आप उसको अपना दिखा दें कि मेरा डिसरिगार्ड है इस चीज़ पे, एंड आई रियली डोंट लाइक यू बीन इंटरवीनिंग लाइक दिस, और मे बी पर्सनल क्वेश्चंस कर रहे हैं या आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस दे रहे हैं, इवन देन यू कैन पोलाइटली टेल देम कि यार ये सब इज़ नॉट ऑन विद मी। कॉर्पोरेट के अंदर भी एग्जैक्टली यही है कि लोग आपकी लेग पुल करना चाहते हैं, आपको ड्रैग करते हैं इनटू सर्टेन सिचुएशंस, ठीक है, सही बात है, आपके बैक पे गॉसिप करते हैं, वो चीज़ जो होती नहीं है उसको क्रिएट कर देते हैं। लेकिन अगर आप फोकस अपने काम पे रखें, अपनी सक्सेस पे रखें, तो आपकी सक्सेस आपके लिए बोलती है। सो एट टाइम्स वो वहीं शब ऑफ हो जाते हैं, यू नो, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एज वेल। अच्छा, जैसा भी रूसा आपने भी बात की और अभी फरियाद ने भी कहा कि इमोशन कंट्रोल की जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। होता क्या है कि जी हम सब कुछ कर रहे हैं, अगले वाले को बता भी दिया, बाउंड्री भी सेट कर ली और अपने आप को बहुत कंपोज दुनिया के सामने दिखा भी रहे हैं, लेकिन खुद जो है ना कहीं तोड़ फोड़ का शिकार हो रहे होते हैं। कहीं ना कहीं आपसे ऐसा हो रहा होता है कि जैसे मैं खुद हूँ ना, तो मैं बहुत कुछ कर जाती हूँ, कह जाती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक डीप थिंकिंग का एक मसला भी तो है, हम सबका क्या ओवर थिंक भी करते हैं चीज़ों को, बाद में बैठ के सोचते हैं अच्छा यार ऐसे,
तो कहीं ना कहीं फिर वो आपको यहाँ ना ट्रिगर करती रहती हैं, यार ये ऐसा था तो उसने ऐसा। तो इसका हल क्या है? आप अपने आप से जो जंग लड़ रहे होते हैं या अपने आप से जो आपकी लड़ाई होती है उसको कैसे जो है वो काबू करना है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले एक कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अब मैं नाज़िया बात कर रही हूँ। आपका टॉपिक बहुत ही एप्ट है। मैं अभी टकरती रहती हूँ लेकिन रिसेंटली आई हैव कम अक्रॉस समबडी। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि क्या हमारे अंदर की कोई टॉक्सिसिटी ऐसी होती है जो हम दूसरे पे प्रोजेक्ट या मिरर करते हैं तो वो इस तरह रिफ्लेक्ट होती है हमारे ऊपर वापस, या उनके ही कोई ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं या इनका एक पैटर्न है जो हमें आदत हो जाती है शायद और हम उसको कंफर्ट जोन में लेके बर्दाश्त करते रहते हैं। तो अगर इसके ऊपर प्लीज मुझे आपका पैनल बताओ। थैंक यू नाज़िया फॉर कॉलिंग। वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक उनका शायद सवाल ये था कि क्या हमारी अपनी टॉक्सिसिटी जो है वो अगले पे रिफ्लेक्ट होती है या दूसरे की होती है, राइट? हाँ, खुद भी कभी कभी बहुत नेगेटिव होते हैं बिल्कुल ना, ऐसा ही कुछ है। चीज़ों को लेकर कोई अच्छी बात भी कह रहा हो तो उसमें उल्टा पहलू निकाल लेंगे। यही तो तुम्हारा तो मतलब ही यही था। यही तो वो शायद आई नाज़िया थिंक perceive जिस करी। पे हमने बात की कि इंट्रोस्पेक्शन इज़ ऑलवेज गुड। और यस, आपकी बाज़ोकात आपकी अपनी ही जो है वो नेगेटिविटी दूसरों पे जाके रिफ्लेक्ट होती है, एंड इट्स वाइस वर्सा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी देखें कि आपने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने तो कोई ऐसी बात नहीं बोल दी। शायद आप दूसरे में देख रहे हैं वही चीज़ आपके अंदर ही तो नहीं है जो आप दूसरे में पा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इंट्रोस्पेक्शन की आदत डालें और अपना भी देखें, अपना भी जायज़ा लें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हर शख्स, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि अल्लाह ताला ने हर शख्स को क्वालिटीज़ और जो है खामियां दोनों के साथ उतारा है। तो मुझ में भी बहुत होंगी, लेकिन हम जो है ना उसको देखना नहीं चाह रहे होते, तो अगले को वो नज़र आ रहा होता है। कुछ बहुत सारे लोगों के लिए हम बहुत टॉक्सिक होंगे, आप बहुत टॉक्सिक होंगे। तो उस अपने आप को देखना, सेल्फ इंस्पेक्शन करना, सेल्फ इवेल्युएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर भी हम मज़ीद भी बात करेंगे, मेरे सवाल का जवाब भी लेंगे रूसा से भी और फरियाल से भी, बट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। सवाल मेरा ये था, आप दोनों से मैं चाहूँगी कि आप लोग इस पर बात करें। रूसा, आपसे पहले कि हमने अपने आप से ना जंग लड़ रहे होते हैं, लड़े जा रहे होते हैं, उसको कह भी दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो अगला कह देता है वो चीज़ें सर्कुलेट करती रहती हैं। और फिर वही वाली बात कि कहीं आप खुद भी नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं उन बातों की वजह से, उन चीज़ों की वजह से। तो हाउ टू ओवरकम दिस? इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स हो, एनी क्लोज वन, एनी लव्ड वन, जिससे आप बात कर सकें कि हुआ क्या है। बिकॉज बड़ा ज़रूरी है ना, अंदर से तो निकालना है, वरना क्या होगा, you will be like a bubble and it can burst up any time. So it's very important. अगर वो नहीं है, seek the help of a counselor, seek the help of a mental health professionals. There are many out there. There are many life coaches out there, many counselors. तो उन लोगों से बात करें। अगर उनसे नहीं हो पा रहा है, आप you are unable to reach out to someone close to you like a friend. कोई दोस्त हो, कोई अहबाब हो, जिससे आप गुफ्तगू कर सकें कि आपका दिन कैसा गुजरा और क्या क्या हुआ। क्योंकि जब तक अंदर से नहीं गुबार निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वो आप मज़ीद और नेगेटिव हो जाएंगे, आप ख़ुद भी टॉक्सिक हो जाएंगे और आगे जाके। तो फर्स्ट शेयर योर फीलिंग्स, शेयर हाउ यू आर फीलिंग। इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ केयर ना, इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ केयर। आप अपने आप से मोहब्बत अगर करते हो तो फिर अंदर से वो नेगेटिविटी आपको निकालनी होगी। सेल्फ केयर में हमने बस यही देखा हुआ है कि मैनिक्योर करा लिया, पेडिक्योर करा लिया, ये हम लोग यहीं तक ही लिमिटेड हैं, और अच्छा बैग ले लिया। मसला ये कि इस पे आपको एक टॉपिक करना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले सेल्फ केयर डे गुजरा, इत्तेफाक से हमने उस पर जो है ना वो कोई शो नहीं रखा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं भी आने वाले दिनों में उस पर रखूँ, क्योंकि बहुत कुछ है उस पर बात करने के लिए। तो हमारे यहाँ सेल्फ केयर की अवेयरनेस कहाँ है फरियाल? यार देखिए, सबसे पहले तो लोगों को यही पता नहीं एग्जैक्टली, जैसे अभी आपने कहा कि सेल्फ केयर हमारे यहाँ सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती की हद तक ही ख़त्म हो चुका है। आप सेल्फ केयर एज एन ह्यूमन बीइंग, एज एन इंसान, एज एन आपकी इमोशनल सेटलमेंट और आपका जो माइंडफुलनेस है उसकी सेल्फ केयर की बात होती है बेसिकली। आजकल तो सबसे ज़्यादा उसी की ज़रूरत है, उसी की ज़रूरत है, मेंटल पीस की ज़रूरत है। तो वो कैसे करें, उसकी 2-3 सिंपल टेक्निक्स है। अगेन जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि किसी को अपने ऊपर पावर ही ना दें, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप अपना इनर चैटर जो है ना उसको बंद करें, जो आप इनर सेल्फ पे रिफ्लेक्ट करें, हायर कॉन्शियस से कनेक्ट करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्फ टॉक करें, अपने आप से बात करें और उसका पैटर्न पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अभी जिस तरह हमने कैथारसिस की भी बात की कि हमें एक लिसनिंग ईयर चाहिए, दैट इज़ सो ट्रू
कि सिर्फ मेरे ख्याल है 90% इंसान का दिल हल्का हो जाता है सिर्फ किसी से बात कर लेने से। लेकिन इसका एक बहुत ही नाजुक पहलू और है जो उससे रेंटिंग में और एक नेगेटिव पैटर्न के अंदर आ जाता है। सम टाइम आपने देखा होगा लोग जहर उगलते हैं, सारा टाइम चलते फिरते सबको सुना रहे हैं और वो सिर्फ गलत ही बोल रहे हैं। तो वो उस देयर मस्ट बी अ लाइन ड्रॉन इनटू दैट आल्सो कि आप सिर्फ नेगेटिविटी ही उगल रहे हैं या आप कथारसिस कर रहे हैं। तो आप कन्फाइंड करें ओनली कुछ अपने क्लोज लोगों में, या अगेन जैसे काउंसलर की बात की गई, अगर सम टाइम होता है आप कंफर्टेबल नहीं होते, आपके पास ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है जिससे आप बात कर सकें, तो यू गिव अप अ कॉल। आप आराम से ऑनलाइन भी आजकल बहुत लोग बैठे हुए हैं, आप टेलीफोन पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। सो एक ये भी तरीका है कि आप उसको एक अच्छे तरीके से वेंट आउट करें, लेकिन हाँ उसको नेगेटिविटी के अंदर रेंटिंग के ज़ुमरे में ना लेकर आएँ। फिर आपकी बात अगेन यार, आप चैटर कैसे बंद करेंगे? ये जो मेरे अंदर एक एंग्जाइटी है, एक केओस है, इसको कैसे ख़त्म करेंगे? ये तब ख़त्म करेंगे जब आप एक जगह खामोशी से बैठेंगे, मी टाइम देंगे, लेकिन वो टेलीफोन के सामने नहीं देंगे टीवी के साथ किसी स्क्रीन के आगे नहीं देंगे। वो मी टाइम आप अपने आप से बात करने के लिए देंगे। आप अगर जाके अपने लॉन में बैठ सकते हैं थोड़ी देर खामोशी से, तो आप में भी वहाँ बैठ जाएं। नहीं बैठ सकते, अपने कमरे की खिड़की खोल लें, वहाँ बैठ जाएं, ग्रीनरी के पास बैठें, खामोशी से बैठें, अपना योगा मैट ले लें, थोड़ी देर आंखें बंद करके 20 मिनट के लिए मेडिटेट करें, जाएं सुकून के अंदर जाएं, अपने आप से कनेक्ट करें। इंस्टेड कि सिर्फ ज़ाहिरी दुनिया तो टेम्प्रेरी दुनिया है और इसमें आधे से ज़्यादा मसले वो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि यार शायद यार ये हो ना जाए, वो जो एंग्जाइटी ऑफ द अननोन है ना, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम वो है, ठीक है। वो जो कभी होना ही नहीं है और शायद होगा भी नहीं, आप उसको लेके घुलते रहते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आप जो हैं थोड़ा सा इस पर फोकस करें कि यार उसकी लैंग्वेज चेंज कर दें, जो हमने NLP में पढ़ा, आप उसकी लैंग्वेज चेंज कर दें। आप ये कहें कि जो एक ऑफल सिचुएशन हो सकती है शायद ये होगी नहीं। अगर आपको फियर का एलिमेंट आ रहा है ना, तो आप वो सेल्फ टॉक को चेंज करें। और बहुत सारे लोग इतने क्या कहें कि ब्लंट होते हैं या ब्रेव होते हैं, वो कहते हैं जब होगा तब की तब देखेंगे। तो ये वाला भी मैं कहती हूँ एटीट्यूड ठीक है भाई, जिंदगी के अंदर जब होगा तब देखेंगे, अभी तो सुकून में है। तो ये वाला भी आपको कभी कभी ऐसा होता है कि इस चीज़ की प्रोजेक्शन भी आपको बहुत सारे मसाइल से निकाल देती है। वक्फे के बाद हाजिर होगा। तो बात हो रही है हाउ टू अवॉइड टॉक्सिक पीपल, तो हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। बहुत सारी जो है ना हमारी वैसे भी नेगेटिव चीज़ें, अभी आपने कहा ना मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमने तो अपनी ज़िंदगियों से मुझे ऐसा लगता है ये सब निकाल ही दिया है। बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम परसेंटेज है जो ऐसा कर रही है। फौरी तौर पे क्या कर सकते हैं? जैसे मुझे ऐसा कभी होता है ना कि बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त लोग, नाकाबिले बर्दाश्त इन्वायरमेंट, तो आई स्टार्ट डीप ब्रीदिंग कि जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे इस वक्त यहाँ से निकाल सकती है और जो है ना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है, तो मुझे ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल फ़ौरन डाइवर्ट कर लेती हूँ। तो कौन सी ऐसी डाइवर्टिंग टैक्टिक्स होती हैं जो ऐसी फजूल बातों से, जो ना अगर कोई बकबक कर भी रहा है तो मैं कहती हूँ उसको करने दो, बाकी देखते हैं अभी क्या। तो क्या है, कुछ ऐसी टैक्टिक्स हैं कि अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की? अगर आप फौरी हल चाह रही हैं तो फिर तो मैं ये कहूँगी कि हमारे मज़हब में भी है ना, गुस्सा आ रहा हो बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ। तो अगर आपने फौरी तौर पे कोई एक क्विक टाइप हल चाहिए तो मेरा ख्याल है अपने बिहेवियर को तब्दील करके, जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो शुरू कर दीजिए। अपना फोकस तब्दील कर दे, फोकस कहीं और कर दीजिए अपना। बिकॉज़ होता क्या है, आप सामने वाले शख्स ने अगर आपके साथ कुछ बुरा किया या बुरी बात की या नेगेटिव बात की, तो हम बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने फोकस को तब्दील करना है। तो फोकस चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान बटेगा और हम शायद वक्ती तौर पे थोड़ी टाइम के लिए हम अपने ध्यान बटा के शायद बेहतर महसूस करने। अच्छा, ध्यान बटाने के लिए ना अभी मोबाइल है सबके हाथ में, और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ऐसा भी हो रहा होता है कि आप एक सिचुएशन से निकल के दूसरी सिचुएशन में जा तो रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पे वीडियो देखने लगे, कोई चीज़ देखने लग गए, उसमें भी इतना कुछ उल्टा पुल्टा आने लग जाता है कि आपको जो शख्स नहीं और नेगेटिव हो जाए, हाँ वो सब दिख रहा। आप मतलब एक टाइम पे आके कहते हो कि यार ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब बकवास ही आपको लग रहा होता है। तो यहाँ पे ये भी मसला है कि हम जो है ना जहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं अपने आप को, भाई वो कितनी पॉजिटिव चीज़ है या नहीं है। फरियाल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, और मुझे आपकी थॉट बड़ी अच्छी लगी जो आपने ब्रीथिंग वाली बात की। ब्रीथिंग टेक्निक एक बड़ी मशहूर टेक्निक है इसके ना, जिसको बॉक्स ब्रीथिंग कहते हैं, ठीक है ना, और ये यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड है।
साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आप 30 बॉक्स ब्रीदिंग अगर करते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली एक बहुत ही काम स्टेट पे चला जाता है। नथिंग एल्स कैन बी मोर इफेक्टिव देन दैट। जिसमें अगर बॉक्स के अंदर मैं जाऊँ तो आपने सेम टाइम के लिए, लेट्स से आपने 8 सेकेंड के लिए इनहेल अगर किया, 8 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, 8 सेकेंड के लिए एक्सेल करना है, फिर 8 सेकेंड के लिए आपने होल्ड करना है, दैट्स 1 साइकिल। इसी तरह अगर आप 30 टाइम्स करेंगे तो आई थिंक कि ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि नथिंग कैन कीप यू इन दैट। ये तो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। सो हेल्दी। दूसरी चीज़ ये हमारे यहाँ हम जो है इबादत को भी कहते हैं कि अगर आप थोड़ी देर के लिए वज़ू करके जाकर नमाज़ पढ़ लें, कोई कुरान शरीफ उठा के पढ़ लें, कोई आयत पढ़ लें, मे भी आपका फोकस डाइवर्ट हो जाए, आपको कामनेस की फीलिंग आए। बहुत लोग ये करते हैं, कोई सिचुएशन होती है जाकर जो है ना नमाज़ पढ़ लेते हैं। सो आई थिंक इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं लर्नड जो है टेक्निक्स हैं। वाकई ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा chaotic सिचुएशन में आपको कुछ समझ ना हो रहा, आप सजदे में सिर्फ चले जाए। बिल्कुल। और साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि आपका जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपका रिलीज होता है। तो आप वही वाली बात है कि बिलीव्स क्या और आपकी प्रैक्टिस क्या है, हाउ यू ट्रेन योर सेल्फ। कि हम लोग जो है ना उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि मुझे कहाँ सुकून मिल रहा है। और दूसरा, और जब तक हम ये चीज़ लर्न नहीं करेंगे हमारी ज़िंदगी में, वो कहते हैं ना कि माइंड पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, तो वो नहीं आएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और बड़ी अच्छी बात की कि नमाज में भी जब हम सजदे में जाते हैं, बिकॉज़ मैं योगा ट्रेनर भी हूँ, तो जो सजदे वाला जो पोज है ना, जो सजदे में जब हम जाते हैं तो वही एक योगा में एक आसन भी है। और जब आप उसमें जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ होता है। इट्स प्रूवन साइंटिफिकली एज वेल, और हमारे मज़हब का हिस्सा भी है, ठीक है। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हम एडॉप्ट कर लें अपनी लाइफ में तो बहुत बेहतर हम ज़्यादातर लोगों से डील कर सकते हैं। और हमने क्या करना है, आई थिंक शुरू के जो जब आप दिन शुरू करते हैं ना, अगर उस वक्त आप अपने आप को 5 से 10 मिनट दे दें तो वही लम्हा है कि जो आपको पता लगेगा कि सारा दिन आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन हाउ यू मैनेज योर फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ द डे। क्या करें उसमें? डीप ब्रीदिंग करें, क्लोज योर आइज एंड जस्ट डू डीप ब्रीदिंग। इट्स अ पार्ट ऑफ माइंडफुलनेस टेक्निक, राइट। इफ़ यू डू दैट इन द मॉर्निंग राइट इन द स्टार्ट, अगर आप दिन में ही कर लें इसको, तो आप खुद ही इसका इफ़ेक्ट देखेंगे बाकी तमाम शाम रात तक, पूरे दिन तक। तो आई थिंक यही अगर सुबह आप अपने आप को 10 से 15 मिनट दे दें तो आप खुद देखें आपका दिन किस तरीके से गुजरा है। बिकॉज ऑफ कोर्स यू विल फील लाइटर। आप अपने आप को वक्त दे रहे हैं ना, वरना उसके बाद तो आप हम क्या करते हैं, उठते के साथ ही वी जस्ट रश आउट टू द वर्ल्ड आउट देयर कि बस भाग दौड़ मची हुई है, हर कोई भाग रहा है। So I would add in affirmations as well in the morning. अगर आप affirmations yeah, but करते many हैं, people they don't know much about affirmations, तो ये but ज़्यादातर awareness, yeah, क्या we have to करें? create affirmations जो हैं, जब हमने NLP किया तो हमारी मेंटोर ने कहा affirmations नहीं करती। She was shocked। दुनिया के जितने बड़े नाम हैं, जितने भी बड़े नाम हैं, उन सबको पता है कि एफर्मेशन के अंदर की क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। मैंने पिछले भी किसी एक एपिसोड में ये बात की थी कि आपकी जो ब्रेन वेव है, क्योंकि हम सर्टिफाइड हिप्नोटिस्ट एज वेल, तो आपकी ब्रेन वेव जो थीटा स्टेट होती है ब्रेन की, उसमें चला जाता है जब आप हिप्नोसिस के अंदर होते हैं, ठीक है। नेचुरली आपकी बॉडी उठने के 20 मिनट बाद और सोने से 20 मिनट पहले उस हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं आप उस वक्त एफर्मेशंस जो होती है ना कि आई लव माई सेल्फ, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, ठीक है, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, अगर आप यही बोल दें उन 20 मिनट में, सुबह के टाइम और रात के टाइम, तो आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। आप ये सजेशंस उस स्टेट में पोर इन कर रहे हैं जो आपका माइंड की लैंग्वेज है वो इस बात को रजिस्टर कर लेता है। इफ़ यू डू इट फॉर कंटिन्यूसली 21 डेज ओनली, तो वो प्रोग्रामिंग हो गई। किसी भी हैबिट को बनाने के लिए सिर्फ 21 दिन चाहिए होते हैं, उसके बाद वो आपकी आदत में कन्वर्ट हो जाती है। सही। बहुत अच्छे आइडियाज़, बहुत अच्छा कुछ सीखा कि प्रैक्टिकली भी आप किस तरह से कर सकते हैं। और अपनी ज़िंदगी में हम ऐसा नहीं कर सकते कि ओमिट आउट कर दें। बहुत सारे लोग करते हैं, सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर देते हैं, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया जी अब हम इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। हमें बहुत सारे लोगों के साथ रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उनके साथ चलना पड़ता है। लेकिन ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो कि उरूसा और आपको फरियाल ने भी बताई कि छोटी छोटी चीज़ें करके हम अपना पीस ऑफ माइंड और अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको बैलेंस रख सकते हैं और अपने दिमाग को ठंडा रख सकते हैं। तो यही हमें करना है। थैंक यू सो मच फरियाल एंड उरूसा फॉर योर टाइम एंड कमिंग टू द शो। हम यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। हम सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।